बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? हाय, मैं तो आज बहुत शदीद किस्म की थकी हुई हूँ। आज हमारे घर पे इफ्तारी थी, तो कल से बस मसरूफ़ ही थी इसी चीज़ों में ना, तैयारी वगैरह में। तो अभी इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है कि मेरे कपड़े भी चेंज नहीं किए। बस मैंने ना अभी जैसे मेहमान निकल के गया, मैंने कहा पहले रिकॉर्डिंग कर लूँ। चले हम लास्ट पार्ट पढ़ते हैं नावल का, जितनी जल्दी मुक जाए बेहतर है मेरे लिए। लेट्स स्टार्ट। दादी ने चंद दिन गौर फिक्र में गुजारे, फिर जमशेद को बुला भेजा। शानी को मुतल्लक फिक्र न थी कि दादी जमशेद से क्या राज़ो नियाज कर रही हैं। जमशेद अंकल की तवाज़ा के बाद इसने रोटी डाली, गर्मी महसूस हुई तो नहाने चली गई। खाने के बाद दादी के साथ सहन में बिछे तख्त पर लेट गई। दादी जल्द सो गई थी, वो आसमान पर टिमटिमाते तारों की गिनती कर रही थी। आजकल इसकी आधी नींद यूं ही नींद के इंतज़ार में तारे गिनते गुजरती थी। ऑफिस के बाद जमशेद इसे लिए करीबी रेस्टोरेंट चले आए थे। कहिए अंकल, क्या बात है? चाय का ऑर्डर देने के बाद इसने इनकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा दिया। ऑफिस में वो इनका बॉस था और इन्हें जमशेद साहब या मिस्टर जमशेद कहकर मुखातिब किया करता था, मगर ऑफिस के बाद वो इसके लिए जमशेद अंकल होते थे। और इस तकल्लुफ़ और बेतकल्फ़ी को वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता था। वो अच्छी शख्सियत और अच्छे अखलाक का हामिल शख्स था, ईमानदार था, कभी अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा न उठाया था। गौर से देखते हुए इनकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। कब तक इस तरह अकेले रहने का इरादा तुम्हारा? इनके सवाल पर मुस्कुरा दे, फिर इशारे से बोला, खैरियत, कोई रिश्ता विश्ता तलाश किया क्या आपने मेरे लिए? ऐसे ही समझ लो। वो भी मुस्कुरा दिया। नाम पता अर्ज़ कीजिए। ऐसे नहीं, पहले तुम बताओ, शादी वगैरह का कोई इरादा है भी या? इन्होंने शरारतन बात अधूरी छोड़ दी। अब आपने लड़की ढूंढ ली तो इस बाबत सोचा जा सकता है, वरना आप जानते हैं कि मेरे जैसे आदमी के लिए खुद लड़की तलाशना पहाड़ सर कर देने के मुतरादिफ है। जमशेद चंद लम्हे इसे देखते रहे, फिर जो इसे लड़की की बाबत बताया तो वो उछल पड़ा था। चाहे इसकी शर्ट पर छलक गई। वो तो बहुत छोटी है। इसने तहैयर से इन्हें देखा। 7-8 साल का फ़र्क तो होगा। इन्होंने ख्याल जाहिर किया। ज़्यादा का भी हो सकता है। इसने नफ़ी में गर्दन लाई। तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। शानी है तो कम उम्र मगर समझदार बच्ची है, और वैसे भी तहकीक से साबित हुआ कि ऐसे जोड़े अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश-व-खुर्रम रहते जिनमें मर्द बड़ी और लड़की कम उम्र हो। वो मज़ाहिया अंदाज में बोले। और मेरा इस तहकीक को खुद पर आजमाने का कोई इरादा नहीं, वो हंसते हुए बोला, मगर इस तहकीक में शामिल होने के बारे में सोचा तो जा सकता है। इनके कहने पर बस बात में सर हिलाता हुआ खड़ा हो गया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दीवार के पार मुड़े पर बैठी हुई शानी पर इसकी नज़र पड़ी। नीचे बच्चे दरी पर बैठे हुए पढ़ रहे थे। वो रुककर इसे बगौर देखने लगा। इसकी नज़रें भी इस पर जमी हुई थी। इसके देखने पर ना इसने पलकें झपकाई थी, ना नज़रें हटाई थी। शायद वो किसी सोच में गर्क थी। इसके चेहरे पर नौमली की मासूमियत थी। स्याह दराज चोटी कांधे पर पड़ी थी। वो ज़ेर-लब मुस्कुराता हुआ ऊपर आ गया। वो मुसलसल इसे सोच रहा था। वो ज़िंदगी के हर रंग से सजी खूबसूरत लड़की थी। इसने गुस्से में इसका पाँव पटकना देखा था, तो सहन में इसे बच्चों के साथ कतकड़े लगाता भी देखा था। इसकी बदतमीज़ी मुलाहिज़ा की थी, तो खुश इखलाक़ी के साथ इसके हाथ का जायका भी चखा था। इसे तंग करने के इसने नए नए हरबे आज़माए, फिर मासूमियत के साथ इसका इतराफ़ जुर्म भी सुना था, और फिर इसी सहन में इसने इसे संजीदा किसी बात पर परेशान और अपने आप में गुम भी देखा था। कुछ ही देर में फ़ैसला हो गया था। ज़िंदगी के इतने रंगों में रंगी इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर चुका था वो। इसने देर नहीं की थी। अगले दिन इसने अपनी हाँ जमशेद को पहुंचाई थी। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी मान जाएगा। महज 2 दिन में दादी को हस्बे मंशा जवाब मिल गया था। शानी ने सुना तो सुनकर वो साथ खड़ी रह गई। दादी की पूरी तवज्जो इस वक्त सौंफ से तक तिनके चुनने पर थी। शानी की तरफ मतवज्जा होती तो जरूर इसके रद्दमल पर चौंकती। गज़ब खुदा का, सौंफ के साथ आते तो तिनके तोल देते हैं। दादी बड़बड़ाई। वो आहिस्ते से चलती दादी के करीब आ गई। दादी, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। हैं? दादी को गोया करंट छू गया। सौंफ की थाली हाथ से छूटते छूटते बच्ची वो सर झुकाए बैठी थी। आंखों के सामने इस लड़की की तस्वीर लहरा रही थी। दादी को यकीन था खबर सुनकर इसके चेहरे पर हैरत, खुशी और इंबसात के रंग होंगे, मगर वह हैरान तो थी, इसी तरह पसमुर्दा थी। मगर अगर इसने इसके साथ इस लड़की की तस्वीर न देखी होती तो यकीनन इस वक्त वो खुशी से दादी से लिपटी होती। तुझे तो वो पसंद था शानी? दादी ने परेशानी के आलम में इसे देखा। इन्हें धोखा नहीं हो सकता था। दादी की बात पर वो उछल पड़ी। आपसे किसने कहा कि मुझे वो पसंद है? इसने जिस तरह नज़रें चुराई थी। दादी का ख्याल मजीद पुख्ता हुआ था। ना मुझे क्या ज़रूरत है किसी से कहने सुनने की? मैं आंखें रखती हूँ। ये तेरे तेवर यूं ही तो नहीं बदले थे। दादी चिराग हो गई। शानी ने पुरजोल नफ़ी करने के लिए मुंह खोला था। मैंने खुद ही बात की और खुद ही मना कर दूं कि तेरा मजाज पल में कुछ और पल में कुछ होता है। ज़बान की भी कोई वक़्त होती है। मैं आज ही जमशेद को बुलाकर सारे मामला तय करती हूँ। दादी का पारा हाई था। वो आंसू बहाती रही। आंसू देखकर दादी का दिल कुछ पसीजा था। वो ये क्या बात होगी शानी बच्चे? इनका आगे को वजह भी तो। एक बार फिर नज़रों के सामने इस लड़की की तस्वीर लहराई। मुश्किल थी वो दादी को किस मुंह से बता दी कि वो चोरी से इसके कमरे में गई थी। दादी ने इसे छत से उल्टा लटका देना था। वो बेबसी से आंसू साफ करती उठ गई। इसके हाँ कर देने पर वह शदीद उलझी हुई थी। इनकार करने के लिए दादी की कई बार मिन्नतें कर चुकी थी। संगीन धमकियाँ भी दी थी, मगर दादी पर चंदा असर न हुआ। दादी बेवकूफ़ न थी कि इतने अच्छे रिश्ते को हाथ से जाने देती। महज इसकी कमअक्ली के बायस पहले इनका इरादा निकाह और फिर साल 1.5 बार रुखसती का था, मगर अब तो शानी के
हवेली के बाइस वो कुछ और ही सोच रही थी। शानी से कुछ बैद ना था। इसे जोर ज़बरदस्ती सपूरा नानी के घर भेजकर दादी जमशेद अंकल के साथ सारे मामला तय कर रही थी। देखो मियाँ, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं जल्द से जल्द शानी के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहती हूँ। दादी बेक वक्त जमशेद और जहान दोनों से मुखातिब थी। जी, जहान ने फर्माबरदारी से गर्दन हिलाई। तो फिर निकाह के लिए अगला जुम्मा कैसा रहेगा? दादी ने सवाली नज़रों से इसे देखा। इतनी जल्दी? वो हैरान हुआ। बैठे बिठाए दिन कोड़ी लाभदी भी तेनों हाले छेती नहीं सूझ रही है। दादी, आप शानी से इतनी आजिज़ आई हैं? वो मुस्कुराई। दादी भी इसकी शरारत महसूस करती मुस्कुरा दी। शानी ने सुनकर हंगामा मचा दिया। अगर मेरे अम्मी अब्बू होते तो क्या मेरे साथ ऐसा करते? इसने दहाई दी। दादी ने तवज्जो न दी, इसी तरह इत्मीनान से छालियाँ कुतरती रही। फिर पानदान साइड में करके शानी को खुद में पेंच लिया। तो इसे मेरी खुदगर्जी समझ ले शानी, मैं चाहती कि तू हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे। शानी का दिल एक बार फिर भरा है, मगर अब वजह और थी। फिर इसने कोई ववेला नहीं किया, वो खामोश हुई थी। दादी ने इसकी तरफ से मुतमिन होकर अपनी तवज्जो तैयारियों पर मरकूज करती थी। दादी ने जो ट्रंक के मुँह खोले तो वो हैरान रह गई। इसे खबर भी न हुई कि दादी ने कब इसके लिए इतना सामान जमा कर लिया था। मोहल्ले वालों ने बखुशी काम बांट लिए थे। छोटे ताया 2 दिन कबल ही पहुंचे थे। इनकी फैमिली को निकाह वाले दिन आना था। बड़े ताया का कुछ पता ना था कि वो शरीक भी होंगे या नहीं। दादी और शानी दोनों को ताई की धमकी याद थी। दादी जानती थी बड़ी बहू कितनी जिद्दी और हर तरह में। 2 दिन मोहल्ले की औरतों ने इसे मायूं बिठा दिया। लड़कियों की छेड़छाड़ इसके सर के ऊपर से गुजरी थी। वो कम उम्र ना समझती, हकीकतन शादी के मफहूम से भी नाशना थी। लड़कियों ने ढोलक संभाल ली। फिर तो ये शादी वाले दिन तक मामूल रहा। सब शाम तक को जमा हो जाती और रात गए तक गला फाड़ फाड़ के गाती रहती। जहान 4 दिन पहले होटल शिफ्ट हो गया था, इसे यही ठीक लगा। दादी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। जब से अम्मा ने फ़ोन पर इतला दी थी, जब से शमसा ने अयाज साहब को आड़े हाथों लिया हुआ था। अगर तुम भतीजी की शादी में गए तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी, इन्होंने ऐलान कर दिया। अयाज ने कमज़ोर से लहजे में इन्हें समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने वो फसाद डाला कि उन्होंने फ़ौरन ही पसपाई इख्तियार कर ली। असफर ने दादी को शीशे में उतारने के 101 तरीके सोच लिए थे। अभी वो खैरपुर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि शानी की शादी की खबर ने इस पर बिजली गिरा दी। वो मातमी सूरत बनाए घूमता और इसकी सूरत देखकर शमसा नए सिरे से जलने लगती। सहर बाप को उकसाती रही, इन्हें समझाती रही कि इनका शरीक होना कितना ज़रूरी है। इसे बाप की बुजली पर भी तावा आ रहा था और किसी को परवाह थी ना ही किसी को जाने का शौक चढ़ रहा था। जिस दिन शादी थी, इस दिन शमसा ने सुबह ही उठापटक मचा रखी थी। बाप की सूरत देखकर सहर से बर्दाश्त न हुआ, चुपके से अपनी अब्बा की तैयारी की और लाउंज में चली गई। कोई जाए ना जाए, मैं और अब्बू तो जा रहे हैं। माँ से मुखातिब होते हुए इसने बाप का हाथ थाम कर इन्हें उठाया, मगर वो तो जब में मुब्तला थे। चले अब्बू, दादी और शानी इंतजार करे होंगे। इसने इनका हाथ खींचा। इन्हें हौसला व सारी ज़िंदगी वो इस औरत की हर बात मानते आए थे। अगर आज भी मान लेते तो सारी ज़िंदगी शर्मिंदा रहते। अगर तुम वहाँ गए तो मैं अपने मैके चली जाऊँगी, वो पीछे से चिल्लाई थी। ठीक है, वैसे भी कई दिन हो गए आपको नानी के यहाँ गए हुए। आप कुछ दिन हुआ है, सहर ने पलट कर जवाब दिया। आखिर विनी की बेटी थी। कोच में बैठकर इसने बाप को एक तवील लेक्चर दिया, जिसका लबे-लबाब ये था कि इन्हें खामोश रहकर बिला वजह अम्मी को खुद पर हावी नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़ुबान खोलनी चाहिए। मैं खामोश रहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 4 घर मेरे घर की आवाज़ें सुने और इसे मेरी कमज़ोरी समझ बैठी है। इन्होंने गहरी सांस भरी। हद हो गई, सारी ज़िंदगी अपने सिर ते चढ़ा कर रखना, तो सिर चढ़े को नचना ही है। घर पहुंचते हुए दादी से मिलती शानी के पास पहुंची। लड़कियों में घिरी शानी को देखते इसे धचका लगा। इसे देखते ही ऐनक वाला जिन की बिल्ब थोड़ी याद आई है। मेकअप कुछ अजीब तर्ज का किया गया था। आंखों पर लाल, पीला, हरा और न जाने कौन कौन से रंग अपनी बहार दिखाए थे। गाल बिल्कुल ही लाल अंगारों की तरह लग रहे थे। होंठों पर लिपस्टिक ताज़ा लहू के रंग की थी। किसने किया ये मेकअप? इसने दांत पीसे। मैंने। रिफो ने दांत निकाले थे। जब आता नहीं तो क्यों की जहमत? इसने गुस्से से घूरा। तुम तैयार नहीं कर सकती थी? इसने निक्सक से तैयार सर्विश को घूरा, जिसने कांधे उचकाकर इसके गुस्से को मजीद हवा दी। मेरा बैग लेकर आओ, वो गजबनाक लहजे में रिफो से मुखातिब हुई। बैग के आते इसने सबको निकाल बाहर किया। इसका हुलिया दुरुस्त करने में जुट गई। 1 घंटे की मेहनत के बाद उसे चंदे महताब किस्म का शाहकार बनाने में कामयाब हो गई थी। हाँ, अब खैर नहीं इसकी। बोलते हुए इसने ब्रेक लगा दिया। दुल्हे के बारे में वो कुछ भी तो ना जानती थी। इसके दुल्हे को देखने का जितना इश्तियाक हो रहा था, इसे वो सब शानी को चुड़ैल के हुलिये में देखकर भूल गया था। इससे पहले वो शानी पर ताबड़तोड़ सवालों की बौछार करती दरवाज़ा धड़धड़ाए जाने लगा। दरवाजे पर अब्बू और ताया माँ मौलवी साहब मौजूद थे। जाबा कबूल की मनाजिल इसने दोनों ताया के जोलों में तय की। दादी तो सामने थी ही नहीं, हालांकि इसकी नज़रों ने इन्हें ढूंढना था। वो कमरे के बाहर कई एहसासात के ज़ेर असर थी। जहाँ शानी के पराए होने का दुख था, वहीं इसके करीब होने की खुशी थी। इन्हें इत्मीनान था कि अपने आखिरी फ़र्ज से भी वो खैर खूबी सुबकदोश हुई। इन्हें इत्मीनान था कि अपने बेटे की अमानत को इन्होंने महफूज हाथों में सौंपा है और वो रोज़े आखिरत खुदा के सामने और अपने बेटे के सामने सुरखरू होंगे। मर्दों के लिए बाहर कनातें लगवाई गई थी, जबकि औरतों के लिए इंतजाम घर में किया गया। बड़े कमरे में फर्नीचर हटाकर खवातीन के बैठने की जगह बनाई गई। निकाह होते सहरी से वहाँ ले आई थी। दादी, दुल्हा को बुलाएं? इसने कहा। बेटा, खाना खा लेने तो फिर सबको फिर बुलवा लेना, दादी ने रसान से समझाया। दोपहर का निकाह था, जिसको याद साहब के इंतजार की वजह से शाम हो गई थी। औरतों बच्चों सबके चेहरे से बेजारी छलकने लगी। भाई, खाना होता रहेगा, आप बुलवाएं।
इसने जिद की। मजबूरन दादी ने जुगनू को इसे लाने के लिए कहा। सफ़ेद कॉटन के शलवार सूट में मलबूस सादा दूल्हा इन दुल्हों से 1000 गुना बेहतर लग रहा था जो घंटों सैलून में गुजार कर आते निकलते। गो कि फ़याज़ साहब की फैमिली 2 दिन कबल आ चुकी थी, पर वो भी जहान के होटल शिफ्ट होने की बाइस इससे मिल नहीं पाए थे। सवाई छोटे तार जुनैद के रश्क और हसद के मिले जुले तासुरात थे सबके। दादी को एक्स्ट्रा मास्टरपीस कहाँ से मिला? सर्विश ने सहर के कान में सरगोशी की तो वो मुस्कुरा दी। शानी का नसीब ऐसा ही शानदार शख्स होना चाहिए था। जुनैद और सहर ने एक अपनी सोच थी। इसने दोनों की जोड़ी को 10 में 10 नंबर दिए थे। खाना लगते लोग खाने पर बुरी तरह टूट पड़े। बदनज़मी की एक आला मिसाल सामने थी। सहर बेचारी लंबे सफ़र से आई थी और आती शानी से मिली थी। अब मेहमानों में जत गई। छोटे ताए की फैमिली तो खुद को मेहमानों के भी मेहमान साबित करने पर तुले हुए थे। मेहमानों में गुमी से अचानक ही शानी का ख्याल है जिसे वो कुछ देर कबल कमरे में अकेला छोड़कर आई थी। ट्रे में खाना लगाकर वो इसके पास चली आई। वो इसकी आमद से बेखबर पेट से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। एक हाथ गोद में धरा था, एक हाथ वो गले में पहने नेकलेस पर फेरी थी। आंखों से आंसू कतरा कतरा गिरे थे। क्या हुआ? ट्रे साइड पर रखकर नरमी से गोया हुई वो चौंकी। दादी ने कहा था ये मेरी अम्मी के जेवर है। गुलूगीर कुछ देर बाद वो गुलूगीर लहजे में बोली। सहर ने इसे गले से लगा लिया। अपने माँ बाप को मिस करी थी, फितरी बात थी। तुम कुछ देर आराम कर लो। इसे बिस्तर पर दराज करके इसने इसकी पेशानी चूमी थी। खाने के बर्तन समेट कर बाहर निकलते हुए इसने इसके आराम के ख्याल से कुंडी लगा दी। अभी वो बड़ा कमरा समेट कर फारिग हुई थी कि अयाज साहब ने सरदर्द की शिकायत कर दी। वो घबरा गई। अयाज दर्द शकीका के मरीज थे। दादी से पूछकर इनका बिस्तर बिछाने चली गई। एक पलंग पर बाप का बिस्तर बिछाकर इसने दूसरे पलंग पर चचा का बिस्तर लगाया। कुछ देर सुस्ताने की नीयत से बैठी थी। आज का दिन इतना साफ शिकन और थकन भरा था कि बैठी नींद दराज हुई। फिर कब नींद के आगोश में चली गई इसे पता ही न चला। माँ सदके चली जा। दूल्हा ने कुंडी ला के कमरे बंद कर देते थे। आप बीबी सो गई। जहान जिस वक्त घर में दाखिल हुआ पूरा घर अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। सेन में एक टिमटिमाता बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी में दादी जमशेद की बेगम के साथ मिलकर बचा हुआ खाना ठिकाने लगवा रही थी। इसका कॉटन का सूट कदरे मसला हुआ था। वजह अपनी शादी में इसने वेटिंग सर्विस भी की थी। अयाज साहब सफ़र करने के बाद इस हद तक भाग दौड़ नहीं कर सके थे। फ़याज़ साहब और जुनैद जमशेद और इनके बेटों ने भी मना किया था, मगर खाने पर जो हड़बोंग मची थी इसे देखकर इसे खुद ही मैदान में उतरना पड़ा। कसूर लोगों का ना था। दोपहर के खाने को जब रात हुई तो यही होना था। लोगों की तादाद देखकर जुनैद को लगा जैसे पूरा खैर पूरी शानी की शादी में उमड़ आया हो। दादी की मिलने जुलने वाली इस कदर थे, फिर सच पूछो तो यही इनका कुंबा था। जमशेद की बेगम इसे देख कर मुस्कुरा रही थी, जबकि दादी को इसे वहाँ खड़ा देखकर उलझन हो रही थी। वो मुस्कुराती हुई चली गई तो वो इनकी मदद को आगे बढ़ा। छोड़ो इसे, तुम जाओ, कब से बिला वजह यहीं खड़े हो? दादी की उलझन बिलाकर बाहर आई। दुल्हन को तो मेरे हवाले कर दे। वो दिल ही दिल में मैंने मनाया था। हैं, कब से यहीं खड़े हो? बिला वजह मेरे भी ध्यान में नहीं रहा। मेरी बच्ची अकेले डर रही होगी। दादी चौंक पड़ी। अजीब शादी हुई, मेरी दुल्हा बगैर दुल्हन ही रुखसत कर दी। सोचता वो जाने को मुड़ा। 2-2 सीढ़ियाँ फलांगता वो ऊपर पहुंचा। छत पर रुका। चाल में वक़ार पैदा किया और जब तुले कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ। पलंग के गिर्द गुलाबों की लड़ियाँ थी। कमरे के कोने में शानी के जहेज़ का सामान ढेर था। सब कुछ था कमरे में, बस दुल्हन नदारत थी। कमरे के बाद किचन, किचन के बाद बाथरूम, हत्ता के छत के कोने में पड़े काट कबाड़ में भी इसने जायज़ा लिया। दुल्हन इसे कहीं नजर नहीं आई। वापस कमरे में चला और एक बार फिर तफसीली निकाल उड़ाई, मगर दुल्हन वहाँ होती तो नजर आती। इधर कमरे का दरवाज़ा खोलती दादी थक से रह गई। सामने पलंग पर शानी महवे ख्वाब थी। हाय मेरे खुदा! दादी के दोनों हाथ दिल के मुकाम पर ठहर गए। शानी, शानी उठ! वो इसे जगाने की कोशिश करने लगी, मगर इसकी नींद तो मर्दों को भी मात देती थी। इन्होंने ज़बरदस्ती खींचकर इसे बिठाने की कोशिश की। क्या हुआ दादी? दादी के हाथों से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बंद आंखों के साथ बोली। ऊपर चल शानी! खींचातानी जा रही थी। क्यों? वो दादी की गिरफ्त से हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गई थी। उठ जा शानी! क्यों मुझे जलील कराने पर तुली है? बच्चा बेचारा क्या सोच रहा होगा? वो इसके गाल थपथपाने लगी। क्या है दादी, सोने देना। वो झंझलाई। ऊपर चल बेटा, जहान इंतजार कर रहा होगा। इन्होंने फिर इसे बिठाने की कोशिश की। मुझे कहीं नहीं जाना दादी। वो गहरी नींद में थी। दादी बुरी तरह हाँफ गई। बेहद परेशानी के आलम में वो कमरे से बाहर निकली कि कमरे के बाहर खड़े जहान को देखकर चौंकी। अंदर होने वाले मुकालमा थी कि इसने भी सुने थे। बेटा वो शानी सो गई। समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे जगाऊं। किसी को ख्याल ही नहीं रहा। वो शर्मिंदा थी। कोई बात नहीं दादी, आप अभी इसे सोने दें और खुद भी जाकर आराम से सो जाए। वो नरम लहजे में कहता वो पलट गया। दादी सर पकड़े वहीं खड़ी रह गई। क्या हुआ दादी, सर में दर्द है? जुनैद ने इनका शाना हिलाया तो चौंक पड़ी। फ़याज़ भी इन्हें परेशान नज़रों से देख रहे थे। वो दोनों बाहर का काम सारा ठिकाने लगा कर आ रहे थे। इन्हें इस तरह रास्ते में खड़े देखकर परेशान हो गए। नहीं कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ। कमरे में दाखिल होकर इन्होंने सरत से खुले दरवाजे को बंद किया। मेरी बच्ची! शानी के बालों पर हाथ फेरते इन्होंने इसकी पेशानी चूमी। आज के दिन यूँ तो गुजरने वाला ना था। तेरे माँ बाप जिंदा होते तो कितने अरमानों से रुखसत करते तुझे। इनकी आंखों में नमी दर आई। वो सारी रात इनकी जागते हुए गुजरी। सुबह फजर से भी पहले ज़बरदस्ती शानी को उठाकर इन्होंने बाथरूम में धकेला। जब तक वो बाहर नहीं, वो बाहर पहरा देती थी। खबरदार, जो तूने किसी को बताया कि रात भर यहीं थी। कोई पूछे तो कह देना कि अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। इसके बाहर निकलते हुए बोली। सब दिन भर के थके हारे दिन चढ़े तक सोते रहे। सूरज निकल आया तो दादी नाश्ते की तैयारियों में जत गई और वो शहर में दादी के तख्त पर विराजमान हो गई। मैं बनवाती हूँ ना आपके साथ नाश्ता दादी। इतने सारे लोगों का नाश्ता आप कैसे बनाएंगी? इसने फिर दोहराया। चुपचाप वहीं बैठी रहो शानी। आटा गूंदती हुई दादी ने डपट दिया था।
सबसे पहले सहरी जागी थी, आंखें मसलती बाहर आई तो शानी को देखकर चौंकी। अरे तुम सुबह सुबह यहाँ? सुबह कहाँ बेटा, 9 बज गए। दादी ने इसकी बात उचक ली। नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। असल बात बताते बताते दादी की बात याद आ गई। दादी आ रही थी। जहान भाई उठ के इसने सवाल किया। पता नहीं। सहर बेटा हाथ धोकर इधर आ, जरा मेरी मदद करा देना। इससे पहले कि सहर के सवाल लंबे होते हुए अपना भांडा फोड़ती, दादी ने आवाज़ दे ली। छोटी बहू के उठते दादी ने भी काम पर लगाया। जो कुछ रात हुआ था इसके बाई से इन्हें जलाल चढ़ा हुआ था और इनका ख़राब मूड सभी महसूस कर रहे थे। ये ऊपर लेकर जाओ शानी। सहर ने से नाश्ते की ट्रे पकड़ाई। ऊपर क्यों? सहर ने माथा पीट लिया। शानी डियर, तुम्हें हर बात समझानी क्यों पड़ती है? जहान का नाश्ता और तुम्हारा भी। इसने से आगे को धकेला। वो नीचे आकर नाश्ता करेंगे। नहीं, वो ऊपर ही नाश्ता करेंगे और तुम इनके साथ नाश्ता करोगे। और तुम्हें सुबह भी इस तरह नहीं आना चाहिए था इन्हें बगैर बताए। वो इसे बारू से पकड़कर सीढ़ियों तक ले आई। तो क्या मैं नीचे आने के लिए भी इनसे पूछूं? इसने आंखें फैलाई। हाँ आप जाओ। इसने धक्का दिया। 2 सीढ़ियाँ चढ़कर वो पलटी और कुछ कहने के लिए मुँह खोला के सहर बोल पड़ी। जाओ ना, सब ये खड़े खड़े ठंडा करोगी क्या? मरे कदमों से वो ऊपर पहुँच गई। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हालांकि कोई पहली दफ़ा नहीं आई थी। दरवाजे की छड़ी से अंदर का जायज़ा लेने लगी। यहाँ खड़े रहकर मंत्र पढ़ने से दरवाज़ा नहीं खुल जाएगा। अपने पीछे इसकी आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी। ट्रे में बर्तन लरस के। शुक्र है ज़मीन बोझ नहीं हुए। हाथ बढ़ाकर इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसके पीछे इसने भी एक कदम बढ़ाया और वहीं दरवाजे में खड़ी होगी। ट्राउज़र टी शर्ट में मलबूस वो दीवार की आईने के सामने खड़ा बाल रगड़ रहा था। ये दादी ने नाश्ता भेजा। खुश्क होते गले और कपकपाते होंठों के साथ वो मुश्किल बोली थी। जानता हूँ कि दादी ने भेजा, खुद से तो आपने ये जहमत करनी नहीं थी। तिरछी नज़रों से इसे देखता वो काटदार लहजे में बोला। इसका बस नहीं चला था कि इसे ट्रे समेत उठाकर बाहर फेंक दे। खूबसूरत रात का जो हशर किया था इसने रात को, तो इसका बस नहीं चला था इसे उठाकर लिया था। मगर दादी के सामने शर्म मान्य हो गई थी। चल लम्बे मुंतज़िर है कि वो इसके हाथ से ट्रे ले, मगर तौलिया फेंक कर अब बाल संवारने में मसरूफ़ हो गया। इसने बेड पर ट्रे रखी और वहीं खड़ी हो गई। बस नहीं चला था यहाँ से भाग खड़ी हो, मगर मजबूरी थी। वहीं खड़ी उंगलियां मरोड़ती न जाने कहाँ गुम हो गई। चौंकी जब फिज़ा में मसूरकुन खुशबू फैली। पलंग पर बैठकर नाश्ते की ट्रे सामने करते हुए इसने भरपूर नज़र इस पर डाली। हल्के आसमानी रंग के सूट में मलबूस उंगलियां मरोड़ती वो कारपेट पर न जाने क्या खोज रही थी। जहान का लिए दिए नाराज सा अंदाजे से हवास पाख्ता कर रहा था। गो कि हमेशा लिए दिए रहता था, कभी एक बार भी इससे तफसीलन बात नहीं हुई थी। मगर आज इसका ये अंदाजे से बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि शादी के बाद दुल्हन दुल्हा के साथ इसके घर में रहती, जैसे गुज़िश्ता साल रिफ़ो की मुमानी शादी करके अपना घर छोड़कर रिफ़ो के नानी के घर आ गई थी। मगर वो और जहान तो पहले ही घर में रहते थे, अब वो ऊपर है या नीचे क्या फ़र्क पड़ता है? इसकी मुख्तसर सी सोच में पर बास थी। जहान नाराज़ है वो समझ रही थी, मगर क्यों है ये बात वो समझने से कासिर थी। हालांकि नाराज़ तो इसे होना चाहिए था कि इसने इसे शादी के लिए हाँ की थी, जबकि वो किसी और को पसंद करता था। या तो आप तशरीफ़ रखिए या तशरीफ़ ले जाइए, यूँ मेरे सर पर क्यों खड़ी हैं? इसे मराकबे में गुम देखकर वो झंझला गया। वो दादी और सहरापी ने कहा कि मैं आपके साथ नाश्ता करूं। वो यूँ बोली जैसे इसे मुजरिमाना फ़ेल का मुर्तकब होने का कहा गया। तो फिर अब क्या इरादा है? वो कड़े लहजे में बोला। मैं कर लेती हूँ, वो बेचारगी के आलम में बोली। जहान को हंसी आ गई जिसे वो छुपा गया। ये आप ले लीजिए, मैं फ्राइंग डे नहीं खाता। इसने प्लेट इसके आगे रखी। चंद लुक़मे लेने के बाद वो नर्वस ही थी, मगर भूख चमक उठी थी। अब वो बड़े सुकून से खा रही थी। खाने के अलावा इसकी त्वचा कहीं पर भी नहीं थी। जहान पर भी नीचे बड़ी दिलचस्पी से खाते हुए देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। सहर गर्म चाय लिए हाजिर थी। बड़े पुरजोश अंदाज में से सलाम किया। जहान जवाब देता हुआ खड़ा हो गया। शर्म करो शानी, सब कुछ खुद ही खाओगी क्या? इसने इसे शर्म दिलाई थी। हाँ तो मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। चंद में हाथ रोक कर इसने जवाब दिया। खिलाया तो था मैंने। वो हैरान हुई। वो तो दोपहर का था, वो बेनियारी से बोली। सहर और जहान दोनों के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दर आई थी। जहान ने इसके लिए कुर्सी रखी, वो बैठ की इसे तफसीली मुलाकात के लिए वो कब से बेचैन थी। सर्विश भी वहीं आ गई। वलीमे के लिए जहान ने लॉन बुक करवाया था, जहाँ ऑफिस की तकरीबात होती थी। वलीमे के बाद थोड़े छोटे मामूर इनकी फैमिली ने इजाज़त चाहिए। छोटे ताया और इनके फैमिली ने इजाज़त चाहिए। बड़े ताया भी आज रवाना हो रहे थे। दादी चाहती थी कि सब कुछ दिन और रुक जाए, मगर सबकी अपनी अपनी मसरूफियात थी। वो सबको रुखसत करके अंदर आई थी। शानी पलंग पर बैठी बड़े मगन अंदाज में जेवर उतारी थी। चल ऊपर। दादी ने इसका बाजू पकड़कर खड़ा किया। क्यों? इसने हाथ छोड़ा। शादी कर दी तेरी अब्बी क्या? मेरे सीने पर मोंग दलेगी। जहाँ तेरा शौहर रहेगा तू भी वहीं रह। दादी, इसने हैरानी और बेयकीनी से इन्हें देखा। मैं आपके साथ रहूँगी दादी, बुरहान से होगी। मुझे आपके बगैर नींद नहीं आएगी। इसके आंसू टप टप गिरने लगे, मगर दादी से खींचती भी ऊपर ले आई थी। ये लो संभालो अपनी अमानत। इन्होंने इसका हाथ जहान के हाथ में दिया और खुद सीढ़ियों से पलट की। वो इसे लिए कमरे में आहिस्ती से थाम कर इसे बेड पर बिठाया। मैं दादी के पास रहूँगी। इसके लहजे में किसी ज़िद्दी बच्चे की सी जिद थी। हम इनके पास ही तो हैं इस घर में, नरमी से कहते हुए इसने इसके आंसू साफ करने चाहे कि इसने हाथ झटक दिया। नहीं, मुझे इनके साथ रहना। वो चीखी। जहां ने मुट्ठी भेजकर अपने अंदर उठने वाले उबाल पर काबू पाया और कमरे से निकल गया। काफ़ी देर बाद वो कमरे में आया तो वो कालीन पर बैठी घुटनों में मुँह दिए सिसक रही थी। वो इस पर गुस्सा नहीं कर सकता था, लाताल्लुक भी नहीं रह सकता था। इसके लिए इसके दिल में नए नए जज्बात उठने लगे थे। इसकी दिलजोई ने तो इसी ने करनी थी। पंचों के बल इसके करीब बैठते हुए इसने इसके शाने पर हाथ रखते हुए इसने इसे पुकारा। इसने चेहरा उठाया, वो दहल गया। पूरा चेहरा इस वक्त लाइनर और काजल की बदौलत स्याह हो रहा था। ओह माय गॉड, जहान ने कदा अटैक कराएगी है। कीमती शरारे के गुलाबी आंचल से बिला तकल्लुफ कई बार चेहरा साफ किया गया था। हाल ये था कि आंसू भी काले लग रहे थे। इसे देखते मुर्गी की एक टांग की
तरह बात दोहराई गई थी। दादी नीचे ही है तो तुम्हारा जब दिल चाहे चली जाया करना। इसने नरमी से आंसू साफ किए। अभी दिल चाह रहा है, सूरत से जवाब दिया गया। इसकी मासूमियत पर इसे बेसाख्त हंसी आई। तुम चली जाओगी तो मैं अकेला क्या करूँगा? इसने इसे खड़ा किया। आप तो वैसे भी अकेले रहते हैं। पर अब नहीं रह सकता ना। इसने इसके गिर्द बाजुओं का हसार कायम किया। ये क्या? वो आवाज़ भागता होगी। दिल उछल कर हलक में आ गया। श्श। इसने इसके लबों पर उंगली रखी। इसके सीने के पिंजरे में दिल फड़फड़ाने लगा था। पूरी हिम्मत मजमा करती हुई उसके बाजू के घेरे से निकली। दीवार से लगी कांपती हुई वो सहमी नज़रों से इसे देख रही थी। जहान को लम्हा भी न लगा हालात को भांपने में। दिन खौफजदा नज़रों से वो इसे देख रही थी। इससे इसे अपने आप से शर्मिंदगी हो रही थी। सो जाओ तुम। बिस्तर पर लेटने से कबल वो इससे मुखातिब था। दादी वैसे एड्डी बनी फिरती थी। दादी ने नहीं पोती ने दस के भेजे कि क्या शादी के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है, तुमने वो रहना, तुमने ये रहना। उन्हें फाड़ के बाँह छाड़ देती कि ये जी अजाब बंदे ने गल पा दिता। हद हो गई वैसे। इसकी आवाज़ हर किस्म के जज्बात से आ रही थी। वो तब तक दीवार से लगी खड़ी थी जब तक इसे यकीन नहीं हो गया कि वो सो गया। वो पूरी रात मुसलसल जागते हुए एक ही करवट पर लेटा रहा। रुख फेर कर इसने ये देखने की भी कोशिश नहीं की वो सो गई या नहीं। सुबह वो उठा तो आधी कालीन पर आधी पलंग के नीचे घुसी सो रही थी। वक्त से पहले काफ़ी पहले वो ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे चला गया। दादी मखसूस तख्त पर बैठी तस्बीह में मशगूल थी। वो आहिस्ता कदम से चलता हुआ इनके करीब जा खड़ा हुआ। आपने शानी की शादी में बहुत जल्दी कर दी। इसे तो शादी का मतलब भी नहीं पता। कहकर वो जाने को मुड़ा तो दादी ने बौखला कर इसे आवाज़ दी। वो आपके साथ रहना चाहती है दादी। अब मैं एक छोटी लड़की को अपने साथ रहने पर मजबूर तो नहीं कर सकता, और ये सही भी है कि वो आपके साथ रहे। तावकत यह कि जब तक वो बीवी के फ़राइज़ समझने के काबिल नहीं हो जाती। दादी से आवाज़ देती रहेगी, वो रुका नहीं। सही गल है, अपने पास ही रखो उसको। नहीं, अगर इतनी ही वो कम उम्र है तो दादी ने शादी क्यों की उसकी? हद नहीं होगी? अब क्या बेवकूफ़ी कर दी तूने शानी? वो हौल रही थी। ऑफिस में सभी से देखकर हैरान रह गई। इसने हफ्ता भर की छुट्टी ली थी मगर तीसरे दिन वो ऑफिस में मौजूद था। जमशेद साहब ने भी इसे इस्तफसार किया तो हंस कर टाल गया। क्या किया तूने शानी? इसकी शक्ल देखते शानी दादी से पूछा। क्या मैंने क्या किया? इसने नासमझी से ने देखा। क्या कहा तूने जहान को? कोई बदतमीज़ी की थी इससे? दादी मुश्तिल होने के साथ परेशान भी थी। बदतमीज़ी? वो भौंच कर रह गई। वो सोचती आई थी दादी को इसका अजीबो गरीब हरकत और सकनात कैसे बताएं। इनकी तफ्तीश पर हैरान रह गई। दादी सर पकड़े बैठी थी। सब वैसे ही हो गया जैसा वो चाहती थी। वो दिन भर दादी के पास रहती, रात को वैसे दादी से लिपट कर सोती। जहान ऑफिस से वापसी पर नीचे रुक जाता। जब तक वो होता वो इससे कतराई भी फिरती। दादी रात दिन इसे शान के कुकर फ्राई समझाने की कोशिश करती। जहान के लाख मना करने के बावजूद दादी ने इसके सारे काम शानी के सर मंड दिए थे। इसके कमरे की सफाई, इसके कपड़े धोना, प्रेस करना, सब कुछ। दादी मैं इसकी नौकरानी नहीं बीवी हूँ। शानी झंझला जाती। दादी को हंसी आ जाती। बहुत जल भुन जाती। झूठा मक्कार धोखेबाज। वो जेर लब जहान को गालियों से नवाजती। जहान से पूछो इसे खाने में क्या पसंद है? रात के खाने में वही बना लेंगे। दादी ने आंखें निकालते हुए इसे ऊपर रवाना किया। दादी पूछ रही है आपको खाने में क्या पसंद है? रात को वही बनाएंगी। वो पीछे से बोली। जहान का दिल जलकर खाक हो गया। हर बात में दादी का लाजमी घुसाती थी। कितने शर्म की बात है, इस उम्र में पकाती तुम मदद से बैठकर खाती हो। इसने शर्म दिलाई कुछ बोलने के लिए। इसका मुंह खुला ही था कि वो बोल पड़ा। रात को चिकन बिरयानी बना लेना अपने हाथ से। इसका दिल चाह के इसके हाथ का जायका चखने को सो तनबीही लहजे में बोला। लो जी, कपड़े धो धो के मेरे हाथ टूट जाते हैं, अब हजरत के लिए खाना भी पकाऊं। वो पाँव पटकती अंदर आई। दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम कॉलेज कब से ज्वाइन कर रही हो? रात को खाना खाते वो इससे मुखातिब था। कॉलेज? वो तो कॉलेज को भूल ही चुकी थी। मेरा मूड नहीं आजकल। दादी के रवैये ने इसका दिल हर चीज़ से उचाट कर दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि जहान में अचानक ऐसे कौन से ख्वाब के पर लगे जो वो दादी को इतना अजीज़ हो गया। दादी हरदम जहान की रट लगाए रखती। जहान का ये कर दे वो कर दे। हाँ बेटा, अब ये क्या करेगी? कॉलेज जाकर घर गृहस्थी वाली हो गई है। दादी ने भी इसकी बात की तायद की। नहीं दादी, कम से कम इंटर तो क्लियर कर ले। ठीक है, कॉलेज नहीं जाना चाह रही तो मैं पढ़ा दूंगा, पर इंटर का एग्ज़ाम तो लाजमी देना है। वो आदमी लहजे में कहता हुआ खड़ा हो गया। बर्तन समेट कर अपनी बुक्स लेकर आ जाओ। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हुआ बोला। इसके कान खड़े हो गए। वो देर तक इंतजार करता रहा मगर इसने ना आना जाना था ना गई। दादी ने कई बार कहा भी मगर वो सुनी अनसुनी करती करके बिस्तर पर दराज हो गई। हल्की फवार से सारा मंजर निखर गया था। मौसम खुशगवार था। जहान का दिल महक उठा ऑफिस से घर जल्दी लौटने को, और दिल के कहे पर इसने अमल कर डाला। वो बदज़ौक़ मौसम की रंगीनी को भुलाए सेन में मुड़े पर बैठी बच्चों में सर खपा रही थी। चलो बच्चों छुट्टी। इसने सबकी छुट्टी कर दी। पीछे वो चीखती रह गई कि कोई छुट्टी नहीं, मगर बच्चे शोर में जाते भाग गए थे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हुआ बोला। कहाँ? वो चौंक गई। घूमने। वो जवाब देने को मुड़ा। दादी जाएंगी तो मैं जाऊँगी। इसने दादी को सवालिया नज़रों से देखा। वो खिजल सा हो गया। दादी का तो इसे ख्याल ही नहीं रहा था। दादी मुस्कुरा दी। बेवकूफ़ तो ना थी कि इनके साथ चल पड़ती। नहीं भाई तुम जाओ, मेरी तो हिम्मत नहीं है। मैं कहाँ ख्वार होती फिरूंगी। शानी का मुंह लटक गया। जहान का जी चाह दादी के लिए जोर का नारा लगाया। कुछ ही देर में वो दादी की ज़बरदस्ती करने के बाद जहानी का लाया व गुलाबी रंग के खूबसूरत सूट पहने तैयार थी। बाइक पर इसके करीब बैठते हुए से ढेर शर्म आ रही थी। डर भी लग रहा था। पकड़ कर बैठो वरना गिर जाओगी। इसने हदायत की। फ़ौरन से पेशतर इसने इसका शाना दबोचा था। क्या बेहुदा सवारी है, इसने सोचा।
पार्क में इसकी सारी त्वचा करीब खेलते बच्चों के ग्रुप पर थी या करीबी क्यारी में लगे गुलाब के फूलों पर, जिन पर प्यार भरी नज़र डालती, जबकि पहलू में बैठा त्वचा का मुंतज़िर शौहर जल जल कर पहलू पर पहलू बदल रहा था। कुछ खाओगी? मिलाकर जहान ने चुप की दीवार गिराई, जो अब सिर्फ नफ़ी में गर्दन हिलाने की सूरत में मिला। हालांकि सामने गोलगप्पे देखकर आल टपक रही थी, मगर जहान जितनी बेतकल्फी तो ना हो पाई थी कि झट फरमाइश कर देती, तुम कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहती? इसने बात आगे बढ़ाई। बस यूं ही, इसने शाने उचकाए। तुम्हारी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी कि शानी के शौहर ने इसके कॉलेज आने पर पाबंदी लगा दी? वो हल्के फुल्के लहजे बोला। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और इनकी बात भी मत करे मेरे सामने। वो भड़क गई। खैरियत? झगड़ा हो गया क्या तुम्हारा? वो दोस्ताना लहजे में बोला। इनकी वजह से तो, वो कहना चाहती थी कि इनकी वजह से तो आप मेरे गले पड़ गए, मगर सही वक्त पर जुबान को ब्रेक लगा। वो सवालिया नज़रों से देख रहा था। नहीं कुछ नहीं, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। शानी तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो, एक अच्छा दोस्त समझ कर। आहिस्ती से इसका हाथ थामते हुए वो धीमे लहजे में बोला। शानी खामोशी से यकटक इसे देख रही थी। अब बताओ, मेरी दोस्ती कबूल है? वो मुस्कुराया। इसने आस्ते आस्ते इस बात में सर हिलाते हुए अपना हाथ खींच लिया। तो फिर फटाफट बताओ। वो इन लोगों की बातों में आकर मैंने कई बेवकूफ़ियाँ की हैं। वो सर झुकाए कुछ शर्मिंदा लहजे में बोली। मसलन? इसने दिलचस्पी से देखा। वो आपको कितना तंग किया? बाद में एहसास हुआ कि क्या करने लगी हूँ और आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो शर्मसारती हुई जहान के दिमाग में बड़ी कीड़ा खुल गई। वो इसके कतराए हुए रवैये पर इसके गुज़िश्ता बेबाकी याद करके सोच में पड़ जाता था। मैंने यही सोचा था कि तुम कितनी बदतमीज़ हो। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। शानी? इसके बालों में उंगलियां फेरते दादी ने पुकारा था। इसने नकारा भरा। तेरा दिल नहीं चाहता कि तू जहान के लिए सजे सबरे वो तुझे सराहे? दादी से टटोल रही थी। पता नहीं दादी, अनसुनी करते इसने करवट बदली। बेटा वो तेरा शौहर है, इससे मोहब्बत कर और इसका ख्याल रखा कर। इन्होंने समझाया। करती तो हूँ दादी, वो बेख्तियार इकरार करके जल्दी से ज़बान दांत उतरे दबाई। पर इसे बताया तो नहीं ना? दादी मुस्कुरा दी। वो तो मैंने आपको भी कभी नहीं बताया कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है। इसने इनके गले में बाहें डाले। पर जताया तो है ना, तेरी मोहब्बत हर अंदाज से जाहिर होती है। ऐसे जहान को भी जताने की ज़रूरत है, तो इसका ख्याल रखा कर बच्चे। इसके दिल में अपनी जगह बना, ताकि इसे कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े। शौहर नाराज़ हो तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। दादी ने कहा। इसके ज़हन में कहीं और देखने की बातें अटक गई। वो तस्वीर इसके जहन में पूरी तरह रोशन होगी। वो बेचैन हो उठी थी। अगली सुबह से दादी की जगह नाश्ता बनाते देख जहान को छंबा हुआ। इस वक्त तो वो सोई हुई होती थी और दुनिया की कोई ताकत इसे उठा नहीं सकती थी। इसके इस्तफसार पर इसने इनके सोने का बताया था। अब तक तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है इनकी। इसे अंदर की तरफ बढ़ता देखकर वो जल्दी से बोली। आप बैठे, मैं नाश्ता लाती हूँ। वो स्लाइस सेंकते हुए बोली। मुस्कुराहट इसके होंठों से जुदा नहीं हो रही थी। इसके बारे में सोचता वो तख्त पर टिक गया। कुछ ही देर में वो नाश्ते की ट्रे लिए हाजिर थी। जब तक वो नाश्ता करता रहा, इसके करीब तख्त पर बैठी पाँव झुलाती रही। हल्की मुस्कुराहट अब भी होंठों पर थी। जहान ने मशकूक होकर अपने सर और चेहरे पर हाथ फेरे कि कहीं इसके कुछ ऐसा तो नहीं जिसे देखकर शानी बीबी की मुस्कुराहट ही रुक रही, मगर कुछ होता तो पता चलता। शाम को कब तक आएंगे? वो इसे दरवाजे तक छोड़ने गिर खालिस बीवियाना स्टाइल में पूछ रही थी। जहान को हैरत का शदीद झटका लगा। खास से उलझे हुए अंदाज में इसने जवाब दिया। कल जो दोनों के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम हुई है, शायद ही इसका रिएक्शन है, मगर नहीं, सिर्फ ये बात नहीं हो सकती। वो पूरे रास्ते उलझता रहा, मगर जो भी था वो मुतमिन हो गया था। बाकी वजह ये नहीं थी कि शानी इस तस्वीर से खौफजदा थी। इसे हर हाल में जहान के दिल में जगह बनाना थी। इसने दादी की हिदायत पर अमल करने की ठान ली थी। वो शाम के घर और सीधा ऊपर चला के दादी ने चाय के साथ इसे ऊपर रवाना कर दिया। इसे शर्म आ रही थी ऊपर जाते हुए, मगर दादी ने टपट कर भेज दिया। पलंग पर वो औंधा लेटा अपनी कनपटियाँ मसल रहा था। ये दादी ने चाय भेजी है। सुबह इस पर त्वचा के डोंगरे बरसाए जा रहे थे और अब जहान का दिल जल जल कर खाक हो गया। कहाँ रखूँ? इससे पूछा गया। इसने जवाब नहीं दिया। इसने खुद ही साइड में इस पर ट्रे रख दी। दादी पूछ रही है, आप सीधे ऊपर क्यों आ गए? फिर सवाल किया गया। शानी, मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले सर में बहुत दर्द है। वो भड़क गया। अच्छा, मैं सर दर्द की गोली ले आती हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी। लेकिन वो कुछ खाकर खाते हैं, आप कुछ खाएंगे? ख्याल आते इसने पूछा। हाँ, नीला थोथा। वो किलस गया। नीला थोथा? इसने दोहराया। नहीं, वो तो नहीं होगा। कुछ देर सोचते रहने के बाद कि क्या चीज़ होती है, वो बोली। जहान का जीजा अपना सर दीवार में दे मारे। कुछ और खाएंगे? डरते डरते इसने पूछा। चूहे मार दवाई होगी? वो सब्र के घूंट पीता वो बोला। चूहे मार दवाई? क्यों, यहाँ चूहे हो गए? चूहों का सोचते इसने जल्दी पलंग पर बैठ के टांगे ऊपर कर ली। साथ ही तफ्तीशी नज़रों से पूरे कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। इसकी कराह बुलंद हुई तो इसने पलट कर देखा। मैं दबा दूँ? हमदर्दाना लहजे में पूछा गया। इसका जवाब सुने बगैर ही वो शुरू हो गई। इसके लमस में जादू था जिससे जहान की आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद इसे सोता समझकर वो आहिस्ती से खड़ी हुई। शानी? इसने धीरे से पुकारा तो शानी का दिल धड़क उठा। पलटकर इसने सवालिया नज़रों से इसे देखा। कुछ देर तक वो इसे देखते रहने के बाद इसने निगाहों का जाविया बदला। वो अलमारी खोलो, ड्रा के अंदर एक केस है, वो निकालो, इसने कहा। अलमारी के पट खोलते इसकी नज़र चाय पर पड़ी। चाय तो ठंडी होगी, मैं गर्म करके ला दी। नहीं, मुझे चाय की तलब नहीं, तुम केस निकालो। वो टपटने वाले अंदाज में बोला। दराज से सुरख मखमली केस निकाल कर इसने इश्तियाक से खोला। ये किसके लिए? केस से अंगूठी निकालते हुए इसके करीब चली गई। इसके लिए जो मेरी ज़िंदगी है। इसने अंगूठी इसके हाथ से उचक ली। इसके दिमाग में तस्वीर वाली लड़की का ख्याल आया था। इससे पहले वो केस इसके सर पर मारते हुए नीचे गिरा लेती, इसने इसका हाथ थामते हुए करीब बिठा लिया।
अंगूठी इसकी उंगली में डालते हुए इसके तासरात नोट कर रहा था। हैरत और खुशी इसके चेहरे पर जगमगा रही थी। ये वाकई मेरे लिए? इसने बेयकीनी से देखा। बिल्कुल, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी छोटी सी खूबसूरत बीबी के लिए। हौले से इसकी लट खींचते हुए पहली बार इसने अपना रिश्ता बाबर करवाया। पीले पलक की मध्यम रोशनी में वो इसके आर्ज़ों पर लरसती उठती गिरती पलकों को देख रहा था। ठीक है, तुम जाओ, दादी इंतज़ार कर रही होंगी। खुद पर काबू पाने में इसे मुश्किल हो रही थी। बड़े ताए को कंपनी की तरफ से हज पर भेजा जा रहा था। साथ में वो एक फ़र्द को भी ले जा सकते थे। इन्होंने ताई के नसीहतों के बावजूद दादी को ले जाने का इरादा किया। दादी को फ़ोन करके इन्होंने बताया तो आप दीदा होगी। साथ ही जहान को इन्होंने हदायत की कि वो इनके कागजात तैयार करवा दे। दादी ने जहान से नीचे शिफ्ट हो जाने के लिए स्टार किया था। दादी पासपोर्ट के सिलसिले में जहान के साथ जाते हुए शानी को हदायत करती थी कि वो नीचे का कमरा जहान के लिए तैयार कर दे। जहान के कपड़ों की जगह पर इस अलमारी खाली करते हुए अपने माँ बाप की कुछ फ्रेमशुदा तस्वीरें और पुराना एल्बम मिला तो बड़े इश्तियाक से इन्हें देखने बैठ गई। एल्बम तो इसने कई बार देखा था, अलबत्ता ये तस्वीरें जिसके माँ बाप के कमरे में आवेजा थी पहले नहीं देखी थी। दादी ने कुछ तस्वीरें उतार कर रखती थी। वजह बड़ी होती शानी के बेशुमार सवाल आते जो वो इन तस्वीरों को हम वक्त अपने सामने देख कर करती थी। इसकी तिश्ने की इन तस्वीरों को देखकर मजीद बढ़ जाती थी। कमरे की सफाई करने के बाद इसने तस्वीरें बड़े कमरे की दीवार पर लगा दी। हालांकि तस्वीरें लगाने के लिए कील ठोंकते हुए हो थोड़ी कई बार कील की बजाय उंगलियों पर पड़ी, मगर इसने हिम्मत न हारी और तस्वीरें लगाकर दम लिया। दादी के आते शानी ने बड़ी खुशी से नई खबर सुनाई। इन्होंने कोई खास रद्दमल जाहिर न किया और वजू करने चल दी कि ज़ोहर कज़ा होने में थोड़ा ही वक्त रह गया था। अलबत्ता जहान को बाजू से खींचती कमरे में लेगी। वो बहुत गौर से तस्वीर को देख रहा था। कितनी खूबसूरत है ना मेरी अम्मी और बाबा भी। इसे गौर से तस्वीरें देख कर वो इश्तियाक से बोली। इसकी माँ वाकई बेहद खूबसूरत थी। आंखों का नीला रंग तस्वीरों में भी नुमाया था। हाँ, तुम अपने बाबा पर गई हो, वो इसकी सी आंखों में देखता हुआ बोला। इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? जिस दिन की फ़्लाइट है आप इस दिन भी तो जा सकती हैं। बड़े ताया दादी को लेने आए तो शानी आंसू बहाते इनकी पैकिंग कर रही थी। बस कर दे शानी, शादीशुदा होगी अब तो बड़ी हो जा। दादी मुस्कुरा दी। रवाना होने से कबल इन्होंने शानी को खूब नसीहतें की और सबके सब जहान से मुतल्लिक थी। इसकी रीरी मुसलसल जारी थी। जहानी से चुप कराने की कोशिश में हल्कान हो रहा था। ठीक है, तुम बैठ कर रोती रहो, मैं जा रहा हूँ। वो झंझलाकर खड़ा हो गया। इसने सरत से इसका हाथ थामा था। मैं नहीं रो रही अब। इसने हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए। जहान वापस बैठ गया। मैं तुम्हें हैदराबाद ले चलूँ? दादी को सी ऑफ करने इसने तसल्लीआमेज़ अंदाज में इसके हाथ की पुश्त थपथपाई थी। इसने इस बात में सर हिलाया। शानी ने हाथ छुड़ाया था, न जहान ने छोड़ा था। उंगली में इसकी पहनाई सोने की रिंग थी। जहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शानी की भीगी पलकें झुक गई। जहान ने इसे अपने साथ लगा लिया। जहान के बहुत कहने के बावजूद शानी कॉलेज जाने पर रजामंद न हुई तो इसने इसे खुद पढ़ाने की ठानी। शानी को इससे बड़ी शिकायतें थी। इसे पढ़ाते वक्त इसका रवैया बड़ा सख्त हो जाता। शानी इसके प्यार भरे रवैये की आदी होती जा रही थी। इसकी सख्ती पर हाँसी हो जाती, मगर वो परवाह नहीं करता था। शानी रोज़ दादी से फ़ोन पर इसकी शिकायतें करती। अपने वादे के मुताबिक उसे हैदराबाद भी ले गया था। ईद उल अज़हा के आने में भी बहुत दिन थे जब वो 2 अदद हसीन तगड़े बकरे ले आया था। अभी तो ईद आने में इतने दिन है, अभी से क्यों ले आए? अब मैं घर के काम करूं, पढ़ूं या इनको पालूं? वो तनफन करती इसके पीछे। ये तीनों काम करो, वो इत्मीनान से बोला। मुझसे नहीं होते इतने काम। वो रूठी हुई सी पलंग पर बैठ गई। तुम्हें कौन से इनके नौ शाम के खाने पकाना पड़ेंगे, न्यू फैशन के कपड़े सीने पड़ेंगे, सुबह शाम बस खास डालना पड़ेगी और वो भी तुम मत डालना, मैं डाल दूंगा। हाँ, जो इतना गंद करेंगे ना वो भी आप साफ़ कर दीजिएगा। वो जल गई। इसे दादी की मुर्गियों से भी चिढ़ थी। जब से दादी गई थी इसने एक बार भी मुर्गियों को खुली फिजा में घूमने फिरने के लिए नहीं निकाला था। कुर्बानी का जानवर है ये। जहान ने जिन नज़रों से इसे देखा तो वो शर्मिंदा हो गई। 2 दिन तक वो जहान को इनकी खिदमत करते देखती रही, फिर खुद भी लग गई। इसे बकरों से बेहद उनसियत हो गई थी। इसने तो बकरों के नाम भी रख लिए थे, हीरा और भूरा। अच्छा, वो आप इन्हें ले, मुझे अकेले बोरियत तो नहीं होती? बातों में अच्छा वक्त गुजर जाता है। वो बकरों की नाज़बरदारी करते हुए जहान से मुखातिब थे। शानी की तबीयत ठीक नहीं थी। जहान इसे कहकर गया था कि ऑफिस से जल्दी आकर चेकअप के लिए ले जाएगा। दादी का फ़ोन आया तो इसने अपनी तबीयत का बताया। दादी का दिल अनजानी खुशी के एहसास से धड़क उठा था। इसे हिदायत की कि अपने साथ जमशेद की बीवी को भी ले जाए। गेट पर दस्तक हुई तो जहान का सोचकर बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। अपने सामने अनजानी सूरतों को देखकर वह सवालिया अंदाज में देख रही थी जब एक आदमी ने आगे बढ़कर इसके मुँह पर रुमाल रखा। हैं? शानी चक्की? चंद सेकंड इसने मज़ाहमत की, फिर इसका जहन अंधेरे में डूबा। सारी गली सुनसान थी। वो इत्मीनान से खड़ी हुई गाड़ी में इसको डाल के लेके जमशेद साहब की बहू ये मंजर देखकर गूंग रह गई। होश आया तो चिल्लाती हुई नीचे भागी। आनंद फानन सब घर के बाहर जमा हो गए। जहान को फ़ोन कर दिया। वादी तूफान की तरह भीड़ को रास्ते से हटाता हुआ दीवाना बार घर में दाखिल हुआ। घर साफ सुथरा पड़ा था। सहन में बंदे बकरे जगाली करते चौंक कर इसे देखने लगे। वह सर थाम कर सहन में पड़े तख्त पर गिर सा गया। हिम्मत ना हारो बेटा, चलो थाने चलते हैं। जमशेद ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो खाली नज़रों से इन्हें देखने लगा। फिर चौंक कर बेताबाना अंदाज में इसने मोबाइल निकाला। इसकी उंगलियां बेताबी से किसी का नंबर डायल कर रही थी। बेल जाने पर इसका रवा रवा कान बन गया। कॉल रिसीव नहीं की जा रही थी। वो बार बार कोशिश कर रहा था। बताओ तो आखिर तुम किसे फ़ोन कर रहे हो? जमशेद ने पूछा। तभी दूसरी तरफ कॉल मिल गई। इससे अगवा आपने करवाया? बेताबी से छूटते इसने पूछा। जमशेद हैरान उलझन भरी नज़रों से इसे देखने लगे। दूसरे लोगों पर यही हाल था। दूसरी तरफ न जाने क्या कहा गया कि वो बफर कर चिल्लाया था। आप जानते वो मेरी बीवी है। कॉल कट गई। वो बफरे अंदाज में इधर से उधर टहल रहा था। शानी कहाँ है जहान? जमशेद ने बड़े सर से तासुर के साथ पूछा था। मेरे घर। कदरे तौक़ुफ़ के बाद वो बोला। तुम्हारे घर कहाँ? वो हैरान हो गए। वो तो इसके बारे में यही जानते थे कि इसका कोई नहीं है।
मैं इसे लेने जा रहा हूँ। वो आगे बढ़ा के वो रास्ते में आ गए। ऐसे नहीं, बात बताओ हमें पूरी। इनका लहजा मशकूक था, दूसरे लोग भी इसे मशकूक नज़रों से देख रहे थे। कहानी सुनाने का वक्त नहीं है मेरे पास, आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं, ऐसी मशकूक नज़रों से मत देखिए मुझे, वो बीवी है मेरी। बोलता हुआ आगे बढ़ गया। जमशेद इसके पीछे लपके थे। गहरी गरूदगी के असर से बाहर आते इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली थी। अतराफ़ का माहौल यकसर अजनबी था। इसका सर भारी हो रहा था। गनूद की अब भी इसके हवासों पर तारी से दोबारा अपनी आगोश में लेने को मुस्तरब थी। वो चंद लम्हे खाली खाली नज़रों से छत को घूरती रही। जो ही गनूद के दबेस पर्दे इसके याददाश्त सिर के इसे याद है कि अपना घर दादी और जहान का नाम इसके लबों से बेआवाज़ बरामद हुआ। वो एकदम तेज़ी से उठ बैठी। एकदम सर उठाने से इसका सर चकराया। दोनों हाथों से सर को थामते इसने नज़र कमरे पर दौड़ाई। कमरा बेहद वसी और रीस और खूबसूरत था, मगर अपने घर से दूर और न जाने कितनी दूर इसका एहसास होने का एहसास इसकी आंखों में से सैलाब की सूरत उमड़ा था। खौफ ने इसके वजूद में सनसनी दौड़ा दी थी। वो पता नहीं कितनी देर में होश रही थी, 1 घंटा, 2 घंटा, या शायद पूरा दिन। ये एहसास होते इसके पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। चकराते सर के बावजूद इसने वक्त का अंदाज़ा लगाने को पूरे कमरे में एक निगाह दौड़ाई। कमरे में नीम तारीकी थी। खिड़कियों के आगे दबेस पर्दे थे। बेड के दाएं तरफ लकड़ी का एक बेहद खूबसूरत वॉल क्लॉक अवेजा था, जिस पर 3:30 का वक्त हो रहा था। इसे यहाँ ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, इसके ख्याल ने इसके वजूद में बिजली दौड़ा दी। उठने की कोशिश करते हुए इसने एक बार फिर वॉल क्लॉक की जानिब देखा। अब की बार वो ढह गई। घड़ी न जाने कितने वक्तों से 3:30 बजा रही थी। बंद थी या शायद बंद कर दी गई थी। इसके जहन में बेशुमार सवालात कल बुला रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बिल्कुल साख्त होगी। इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि गर्दन घुमाकर आने वाले को देखती। इसे तो होश आ गया। आवाज़ नस्वानी और परेशान कुन थी। तुम ठीक तो हो? ये आवाज़ भी नस्वानी मगर नरम थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता नज़र घुमाई। वो एक उधेड़ उम्र बेहद खूबसूरत खातून थी। इनके एक कदम पीछे खड़ी वो लड़की भी बेहद खूबसूरत थी। इसे देखकर चौंकी न जाने लड़की का चेहरा क्यों शनासा लगा। वो सहमी निगाहों से बार बारी दोनों को घूर रही थी। खातून बेड पर इसके करीब बैठी तो वो खौफजदा अंदाज में बिदक कर पीछे हटी। इन्होंने कुछ कहने के लिए लब वाह किए, मगर फिर भेज लिए। इसके थके सहमे असाब ने मजीद इसका पोस्ट होने से इनकार कर दिया। पर फिर बेहोशी की अथाह गहराइयों में उतरती चली गई। अब क्या होगा? ये आखिरी आवाज़ थी जो इसने दोबारा बेहोश होने से कबल सुनी। इसकी बंद होती पलकों के पीछे जहान और दादी का अक्स लहराया था। एक आंसू इसकी बंद होती गीली पलकों की बाट फैलाकर बाहर निकला और लकीर बनाते हुए इसके बालों में जज़ब हो गया। इन दोनों के चेहरों पर इसके लिए तरहम और फिक्रमंदी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इन्होंने पलट कर देखा। एक मुलाजमा हाथ बांधे अंदर दाखिल हुई थी। आका चांद का हुक्म है, लड़की को होश आ गया हो तो मर्दान खाने में इत्तला भिजवा दे। जाकर कह दो अभी होश नहीं आया। वो लड़की भड़क कर उठ रही थी। नूरी, पता करो ये लड़की कौन है, यहाँ किस मकसद से लाई गई है, और फजल खान से कहो कि अस्पताल जाकर डॉक्टरनी को ले आए। वो उस पर नजर जमाए तहकम में इस लहजे में बोली। नूरी सर हिलाती उल्टे कदमों वापस लौट गई। अब क्या होगा उम्मू जान? इसने उलझन भरे लहजे में एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। इन्होंने पलट कर इसे देखा। मुस्तरब अंदाज में अपना निचला होंठ चबा रही थी। परेशानी इसके हर अंदाज से आया थी। पता नहीं, आहिस्ती से कहते हुए इन्होंने एक बार फिर अपने इस पर नजरें जमा दी। इसके चेहरे पर जर्दी छाई भी थी। होंठों पर पुपड़ियाँ सी जम गई थी। इनके दिल में मलाल भरने लगा। वो इनके लिए बिल्कुल अजनबी थी, मगर अपनी अपनी सी लग रही थी, न जाने क्यों। वो पिछले कई घंटों से हाईवे पर तेज़ ड्राइविंग कर रहा था। इन कई घंटों में जमशेद ने से अनगिनत सवाल पूछे, मगर जवाब में इसने सिर्फ खामोशी इख्तियार की हुई थी। मैं जानता हूँ मैं आपकी नज़र में मशकूक हो चुका। इसने शायद थक कर अपनी खामोशी तोड़ी। चेहरे पर जख्मी सा तासुर था। जमशेद ने गर्दन मोड़ ली। इनका दिल कट रहा था। दिल नहीं चाहता था कि वो इसे मशकूक करार दे, मगर मौजूदा हालात ने अकल माफ़ कर दी थी। वो गुज़िश्ता 1.5 साल से इसे जानते थे। इन गुज़िश्ता 1.5 घंटों में इस 1.5 साल का अपने दिल ही दिल में हिसाब कर चुके थे। जिसमें एक पल भी कोई ऐसा नहीं था जिसे गिरफ्त में लेकर वैसे मशकूक करार देते। वो सब्र से इसके बोलने के मुंतज़िर थे। मेरा ताल्लुक़ कबायली ख़ानदान से है। हंगू के गर्दनुमा का काफ़ी बड़ा इलाका मेरे ख़ानदान की मलकियत है। आपने कबायली लोगों की नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनियों के मतलब तो सुन रखा होगा। ऐसी एक दुश्मनी के सबब मैं 7 साल से मफरूर। मुझे लगा 7 साल एक बड़ा अर्सा होता है। मेरे ख़ानदान ने मेरी तलाश तर्क कर दी होगी, मगर इसके लबों से थकी सी सांस खारिज हुई। इसके असाब चटक रहे थे, जवाब दे रहे थे। गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करके इसने स्टीयरिंग पर सर टिकाकर आंखें मूंदी थी। जब मुझे बहराम चचा के कत्ल की इत्तला मिली, मैं 10 फोर्ड में था। ज़मीन के एक टुकड़े पर जारी ख़ानदानी जंग ने इनकी जान ले ली। मैं वापस पहुंचा तो आगा जान का हुक्म मेरा मुंतज़िर था। मुझे बहराम चचा का बदला लेना था। कसास में आने वाली लड़की से शादी करना थी। मैं इन रवायत से बेजार था। इस रस्म व रिवाज ने सालों पहले मेरी अजीज़ जान हस्ती मुझसे छीन ली थी, मगर इसके बावजूद मैं शादी के लिए तैयार हो गया था। सोचा था शादी के बाद इस लड़की पर ज़िंदगी तंग नहीं होने दूंगा। इसे वही इज़्ज़त और एहतराम दूंगा जो उसका हक़ है। मैं इन रस्मात को ख़त्म नहीं कर सकता था, मगर इसमें बेहतरी तो ला सकता हूँ। जब भी इल्म हुआ कि मेरा निकाह में दी जाने वाली लड़की की उम्र महज 10 साल है। 10 साल की एक छोटी मासूम लड़की पर मैं ये जुल्म नहीं कर सकता था। मैंने आगा जान से 2 टोक बात की। इनके लिए मेरा मौक़िफ़ फजूल था। इस लड़की को कौन सा वाकई मेरी बीवी बनना था? इसे तो हवेली में गुलामी के लिए आना था। हवेली वालों के जुल्म सहते सहते मर जाना था। जब मैं किसी को भी अपना मौक़िफ़ नहीं समझा पाया तो मैंने बहुत खामोशी से हवेली छोड़ दी। ऐसे चोरों की तरह हवेली छोड़ जाना मेरी मर्दानगी को भी गवारा न था। मैं हवेली का बड़ा फ़र्जंद था। वहाँ मेरी माँ थी, मेरी अजीज़ तरीन छोटी बहन थी।
मेरा पूरा ख़ानदान था। अपने ख़ानदान की सबकी भी मुझे गवारा नहीं थी, मगर इन सब के मुकाबले एक 10 साला मासूम बच्ची थी। मैं किसी तौर पर भी एक मासूम के रसूमात की भेंट नहीं चढ़ा सकता था, जिनकी भेंट मेरी अजीज़ और दोस्तों जैसी फुप्पो चढ़ी थी। इनका लहू लहान वजूद आज भी मेरी नज़रों के सामने। इसकी आंखें लहू रंग हो रही थी और वो बोलते बोलते जैसे थक गया जमशेद दम साधे इसकी दास्तान हयात सुन रहे थे। इसने निढाल से अंदाज में सीट की पुश्त से सर टकाकर टेक लगाकर आंखें मूंदी थी। मैं वापस अमेरिका चला गया। लास्ट सेमेस्टर था, 3 साल वहाँ जॉब की। यहाँ से जॉब ऑफ़र हुई तो वापस आ गया। कुछ महीनों बाद मैं अपना ट्रांसफ़र करवा लिया करता था, क्योंकि नहीं चाहता था कि वो मुझ तक पहुँचे। फिर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया। दर दर की खाक छानता मैं थक गया था। एक घर बनाने की ख्वाहिश में शिद्दत से मेरे अंदर सर उठाने लगी। इन्हीं दिनों आपने शादी का प्रपोजल सामने रखा तो मैंने दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कह दिया। मैं अपनी दुनिया में खुश था, मगन था, और इन्होंने मेरी खुशी मुझसे छीन ली। जानते मैं इसके ताक़ुब में ज़रूर आऊँगा। गहरी सांस भरते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट की और एक नज़र जमशेद को देखा। वो गहरी सोच में गुम थे। इंतशार करके वो कुछ पुरसकून हो गया था। इंतशार की सी कैफियत ख़त्म हो गई थी। इसने पूरी तवज्जो रास्ते पर मरकूज़ कर ली। इसे जल्द से जल्द हवेली पहुँचना था। आहनी फाटक को अबूर करते बजरी की रविश पर से गाड़ी गुजारते हुए इसने रहायशी इमारत से कुछ दूर गाड़ी रोकी थी। स्टीयरिंग पर हाथ जमाए वो जामत बैठा था। 7 साल बाद घर लौटने की खुशी इसके चेहरे पर कहीं नहीं थी। जिस तरह वो यहाँ बुलाया गया तो हो भी नहीं सकती थी। इसके तासरात सर्द और सपाट थे। जमशेद बगौर इसका मुशाहिदा करे थे। गेट पर मौजूद असला बरदार गार्डनुमा चौकीदार इसकी गाड़ी के पीछे आए थे। एक ने आगे बढ़कर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो वो चौंका। बाहर निकलते तेज़ कदमों से आगे बढ़ते इसने अपनी राह में हायल होते चौकीदार को एक जानिब धकेला। जमशेद तेजी से इसके पीछे लपके। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। 90 तुले कदम उठाता और मर्दान खाने की तरफ बढ़ा गया था। वो जानता था इलाके में इसके दाखिले के साथ ही इसकी आमद की इत्तला यहाँ पहुँचा दी गई होगी और वो सब बाजमात इसके मुंतज़िर होंगे। 24 दरवाज़ा धकेलता वो इस वसी और ईज़ और पुरशिकवा हालनुमा कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद संगे मरमर के फर्श पर इसकी जूतों से धमक पैदा हो रही थी। दाएं बाएं देखे बगैर वो तख्त पर गाँव तकिए के सहारे नीम दराज बारिश बुजुर्ग के सामने जा खड़ा हुआ। दाएं तरफ सोफे पर 3 नपूस में से एक इसका बाप था, सुल्तान खान अफरीदी, और 2 चचा आज़म और हाकिम। जहान लाला बाएं तरफ से उठ के 17-18 साल ला लड़का मुसरत से इसके गले लगा। वो शाहमीर था, बहराम का इकलौता लाडला बेटा। वो जब यहाँ से गया तो वो काफ़ी छोटा था, मगर फिर भी वो पहली नज़र में इसे पहचान गया। बल्कि इसके पीछे खड़े बकाया 2 को भी। वो दोनों हाकिम के बेटे थे, सादान और अरसलान। अरसलान तो इसे 2 ही बरस छोटा था। बचपन में इसकी काफ़ी दोस्ती हुआ करती थी। फिर बड़े होते इसने जहान को शायद हरीफ मान लिया। सो इनके ताल्लुकात बचपन जैसे खुशगवार न रहे, मगर अब वो इसे खुश दिली से मिला। आज़म की 3 बेटियाँ थी, बेटा कोई न था। सो इस निस्बत तो भाइयों से ज़रा कमज़ोर थे। इसके चेहरे के तासरात में कोई कमी नहीं आई, ना ही इसने कज़न से मिलने में कोई गर्मजोशी दिखाई थी। मेरी बीवी को इस तरह अगवा कराने का सबब वो बिना किसी तकल्लुफ़ और आदाब के आगा जान से मुखातिब था। लहजा खासा तलखी लिए हुए था। वहाँ मौजूद नफूस का सुकून और इत्मीनान से मज़ीद सुलगाने का सबब बन रहा था। सबब तुम खूब जानते हो जहान खान। तुम्हारे जराइम की फ़हरिस्त कम न थी कि तुमने इसमें एक और इजाफा किया। जवाब में इसकी बाप की आवाज़ गूंजी। सूरत हाल का जायज़ा लेते जमशेद को कमरे में मौजूद नफूस के चेहरे पर फैली संगीनी हौला रही थी। इन्हें डर था कि इस खानदानी तनाज़े की भेंट वो न चढ़ जाए। अब तक तो किसी ने भी इसके बाबत पूछना तो दरकिनार निगाह उठाकर भी न देखा था। तो मेरे जराइम का हिस्सा मुझसे बेबाक करना था। मेरी बीवी को दरमियान में क्यों लाया गया? एक कदम आगे बढ़ाता अपने बाप के ऐन सामने आ खड़ा हुआ था। तुम्हें क्या लगा था जहान, तुम अपने फैसले करने में आज़ाद हो? अपने कबीले की रवायत को अपने कद पाँव तले रोंद के तुम अपनी अलग दुनिया बनाकर चैन और सुकून की बांसुरी बजाओगे और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम भूल गए कि हम अपने मुजरिमों का पीछा कब्र तक करते हैं। हाकिम ने शिद्दत गैस से इसका कॉलर पकड़कर खींचा। क्या अफरीदी कबीला इतना कमज़ोर हो चुका कि आगा जान के औरतों को मोहरा बनाने लगा? एक झटके में कॉलर छुड़ाता वो आगा जान के सामने आ खड़ा हुआ। अंदाज इस्तेज़ाइया था। हमें इसके लिए मजबूर तुमने किया जहान। हमारे मुसलसल बुलाने को नज़रअंदाज न करते तो हमें ये कदम न उठाना पड़ता। नायत पुरसकून अंदाज में कहते हुए इसके मुकाबिल खड़े हुए जहान दांत भेजे ज़बत के कड़े राहिल तय कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है जहान, तुम्हें हवेली वापस खींच लाना हमारे लिए मुश्किल था? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें क्यों भूल गया जहान के हमारे हाथ किस कदर लंबे हैं? तुम्हारे ट्रांसफ़र की खबर तुमसे पहले हम तक पहुंची थी, मगर हम तुम्हें ढील देते रहे कि कभी तो तुम इस चूहे बिल्ली के खेल से उकताओगे और ख़ुद वापस आओगे, मगर अब पानी सर से ऊंचा हो गया। तुमने शायद तय कर लिया कि तुमने हमेशा हमारा सर झुकाना, मगर अब बस हमारे सब्र की हद ख़त्म हो चुकी है। जो गलती तुमने की ऐसे सुधारोगे भी तुम। इस नीच खानदान की लड़की को तलाक देकर। एक बात हमेशा याद रखना जहान खान, मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगा सजा करता। हमारे घर का कुत्ता भी हसब नसब वाला होता है। वो तुम्हारी औलाद पैदा करने वाली है, लड़का या लड़की हमारा खून होगा। लेकर इसे चलता करो फर्ज से बोलते वो आगे बढ़ गए थे। आपने ठीक किया आगाजान, मखमल ठीक कहा आगाजान। मखमल में टाट का पैबंद नहीं सजता, तो फिर अपने मखमल में टाट आपने क्यों सजने दिया? वो बुलंद आवाज़ में बोला। आगाजान के बढ़ते कदम रुके। आपने बजा फरमाया आगाजान, हमारे घर का कुत्ता भी हसब नसब वाला होता। तो फिर मुझे ये बताइए कि यूसुफ जैसे कम नसब से आपने अपनी बेटी रुमैसा खान अफरीदी की शादी क्यों कर होने दी थी? वो एक बार फिर इनके सामने खड़ा जीरा करा था। हाँ, आप लोगों की नज़रों में तो वो पहले मर चुकी थी। आखिर आप
4 भाइयों ने कोई कसर तो ना छोड़ी थी मारने में। मगर ज़रा आगा जान का चेहरा देखें बाबा जान, मेरी बात का यकीन आ जाएगा। इनका चेहरा मुतसलसल था। सुल्तान खान की बेयकीन नज़रें बाप के चेहरे पर जम सी गई। सिर्फ वहीद नहीं, कमरे में मौजूद नफूस की नज़रें भी भरी थी। मेरी बीवी शानज़बी रुमैसा खान अफरीदी की बेटी है और आपकी नवासी आगा जान। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मैंने मखमल में टाट लगाया? लिहाजा अब भी आप चाहेंगे कि मैं आपकी नवासी को तलाक दे दूं? नहीं आगा जान, आप बेहद मजलूम बेटी पर यह जुल्म नहीं करना चाहेंगे। जिस बेटी की कब्र पर जाकर आप अपने और अपने बेटों के रवा रखे मजालिम की माफ़ी मांगते हैं, इसकी बेटी पर यह जुल्म आप यकीनन नहीं करना चाहेंगे। जहान का लहजा काटदार था। कमरे के वस्त में रखी रॉकिंग चेयर पर मौजूद शिकस्ता वजूद खुद को लानत मलामत कर रहा था। इसके चेहरे पर इस वक्त कई तासर करब दुख और शर्मिंदगी के थे, जिसमें सबसे नुमाया तासुर शर्मिंदगी का था। वो लड़की अगर रुमैसा की बेटी थी तो लानत थी इन पर, जिन्होंने अपने घर की इज्जत, अपनी बेटी की इज्जत को यूँ अपने हवारियों के हाथों हरवा कराया था। वाकई लाख लानत डबल लानत। इनके जलाए में इजाफा हो गया था। वो एक और चीज़ के लिए रुमैसा के आगे शर्मिंदा थे। रुमैसा इनकी इकलौती बेटी, 4 भाइयों की इकलौती बहन, जो इकलौती तो ज़रूर थी मगर अजीज़ जान हरगिज़ न थी। 4 बेटों के बाद पैदा होने वाली रुमैसा इन बाप बेटों के लिए कतई गैरहम थी, मगर रुमैसा इसकी जान पड़ी थी अपने भाइयों में। वो दीवानी थी अपने बाप की और भाइयों की, मगर भाइयों के कमरे में दाखिले की इसे इजाज़त तक न थी। और आगा करीम जहाँ अपने बेटों की तलीम और तरबियत के सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वहाँ बेटी की इन्हें कोई फिक्र ही ना थी। और रही माँ जी, तो इन्हें हवेली के इंतजाम संभालने से फुर्सत न थी। इन्होंने जब सुल्तान शाह की शादी की, वो महज 5 बरस की थी। शादाब को वो नन्ही और मासूम गुड़िया बहुत पसंद आई। बहुत जल्द दोनों नंद भावज एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम हो गए। 3 साल के बाद जब जहान खान इनकी गोद में आए तो वो रुमैसा भी कुछ समझदार हो गई। इसके बाप भाई वो मरकज़ थे जिसके गिर्द वो चक्कर काटा करती थी। बाप भाई खाना खाते तो वो जले पाँव की बिल्ली की तरह चकराती रहती कि जाने कब किसी चीज़ की इन्हें ज़रूरत पड़ जाए। आगा जी का कहर जब इन भाइयों पर नाजिल होता तो इसकी दवा भी वही बनती। बावजूद इसके कि भाई अपना गुस्सा झंझलाहट अक्सर इस पर निकालते, वो अगली बार फिर हाजिर होती। आगा जान के कदम ज़मीन पर रखने से पहले मैं इनके जूते पैरों तले रखती, चाहे वो कुछ भी जवाब देते या कभी से टोक देते। वो आगा जान से मुसलसल कुछ ना कुछ बोलती रहती, अपने स्कूल के किस्से, सहेलियों की बातें कुछ ना कुछ इसे सुनाती रहती। आगा जान जो आप भले ना दें, सुन तो रहे, वो अक्सर चुपके से इसके कमरे में चली आती, अपने नन्हे नन्हे हाथों से कभी इनका सर दबाती, कभी पाँव, अपनी छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशें बयान करती जो कभी पूरी ना होती। यूँ वो बड़ी होती कि 8वीं के बाद इसने आगा जान से ज़िद करके 9वीं का प्राइवेट इम्तिहान दिया। भाई इसके हक़ में नहीं थे, मगर पहली बार आगा करीम ने बेटी की कोई बात मानी। 10वीं के बाद इसने चाह के इंटर के एग्ज़ाम की तैयारी प्राइवेट करे, मगर आगा जान ने इसे खामोश करा दिया। वो भी इसकी शादी करना चाहते थे। बहराम खान के हाथों मुखालिफ कबीले के 2 मुलाजमीन कत्ल हुए थे। अफरीदी कबीले और आगा जान के नज़दीक ये कोई बड़ी बात न थी। दीद की रकम अदा कर दी जाती है, मुखालिफ कबीले को लड़की दी जाती, मगर वो लड़की रुमैसा खान अफरीदी हो गई, ये किसी के महमो गुमान में भी ना था। मुखालिफ कबीले ने जरगे के ज़रिए जो शर्त आयद की, इसने अफरीदी कबीले को कारी सरप लगा दी, वरना दूसरी सूरत में इनका मुतालबा बहराम खान था। हमेशा की गैर अहम रुमैसा अचानक भाइयों के नज़दीक अहम हो गई। जब इसे पता चला कि इसे बहराम खान पर कुर्बान होना, तो बफर गई। आगा करीम को आज भी इसके अल्फाज याद थे, मैं हमेशा आप लोगों को एक निगाह के लिए तरसती रही बाबा जान। वो वाहिद फ़र्द थी जो इन्हें आगा जान की बजाय बाबा जान कहा करती थी। और आज मैं अपने भाइयों को याद भी आई तो अपने मतलब के लिए। बहनें भाइयों पर कुर्बान हो ही जाया करती हैं, वो भी मैं भी हो जाती अगर मुझे मेरे भाइयों ने कोई मान बख्शा होता, मगर अब नहीं। आगा जान बहराम लाला से कहें, मर्दों की तरफ सामने से अपना किया भुगतने, मैं इन पर कुर्बान नहीं होंगी। इसका चट्टानी लहजा हमेशा साबित कर रहा था कि वो इन्हीं का खून थी। सुल्तान खान के दबाव डालने पर इसने कहा कि वो कशमाला को पेश क्यों नहीं कर देते, और सुल्तान खान के तमाचे ने इनका मुंह घुमा दिया। वो आगा जान को देखकर इस्तज़ाई अंदाज में हंसी, वो निगाह चुरा गया। माँ के समझाने पर बहुत देर ज़ख्मी निगाहों से इनकी तरफ देखती रही, फिर बोली तो बस इतना, अम्मा मुझे लगा बस सिर्फ आप मेरे कुर्बान होने के हक़ में न होंगे, मगर आपको भी सिर्फ बेटा अजीज़ है। बहराम खान ने रुमैसा पर दबाव डालने के लिए इसे मर्दान खान ने तलब किया। वो ज़िद्दी तो ना थी, पर न जाने क्यों इतनी ज़िद्दी हो गई थी। इसकी ज़िद ने बहराम खान को गुस्से से पागल कर दिया। वो इस पर पल पड़ा और बजाय इसे रोकने के इन तीनों ने इसका साथ दिया। आगा करीम को जब तक इल्म हुआ, वो चारों इसके नीम मुर्दा वजूद को मुर्दा समझ के इसकी तदफीन का इंतजाम करने जा चुके थे। अपनी बेटी के नीम मुर्दा वजूद को उठाते इनके हाथ कप कप आ गए थे, मगर बोले तो लहजा स्पार्ट ही था, महमूद खान इसे ले जाओ और बाहिफाजत किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करो। अपने बाद में सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ। इनका लहजा सख्त नबी मेज़ था। मोहब्बत खान इनका बहुत पुराना और वफ़ादार मुलाजिम था। इनके साथ खेला था, मगर किस्मत का खेल था। वो शाह थे, वो इनका मुलाजिम। इनके हाथों से इस नाजुक वजूद को थामते हुए हवेली के पिछले गेट से निकल गया। वो इनके हाथों में खेली थी। इन्हें खान चाचा बुलाया करती थी। इसे इन्हें कहीं जाना होता तो ड्राइवर के हमरा इसके साथ ज़रूर जाया करता, और रास्ते पर वो बिला तकान बोला करती थी। वो इलाके की हदूद से बाहर निकला, रास्ता कच्चा और अंधेरा था। वो कई बार रुमैसा के ज़ख्मी वजूद को कांधे से उतार कर इसकी जलती सांसों का इत्मीनान करता और फिर चलने लगता। ऐसे इसने कांधे से उतारा था कि मोड़ काटती गाड़ी की हेडलाइट चमकी। वो एकदम ही घबरा गया। वो 2 कदम पीछे हटते, वो दरख्त की ओट में हो गया। गाड़ी इसके सामने से गुजरी तो इसने सुकून का सांस लिया।
वो कोई पुरानी छोटी सी गाड़ी थी, इस इलाके की खुद साख्ता खुदाओं की गाड़ी ना थी। और इससे पहले कि वो रुमैसा को उठाने के लिए आगे बढ़ता, गाड़ी रिवर्स हुई, रुमैसा के करीब रुकी। इसमें से एक लड़का तेजी से बाहर निकला। रुमैसा के वजूद को सीधा करके इसने अपनी माँ को पुकारा। गाड़ी में से सफ़ेद चादर ओढ़े औरत बरामद हुई। कुछ पल वो दोनों से होश में लाने की तदबीर करते रहे, फिर लड़का चंचलाकर खड़ा हो गया। वो बार बार अपनी माँ से चलने का कह रहा था, मगर खातून इसे छोड़कर जाने को राजी न थी। वो चंद कदम दूर खड़ा मोहम्मद खान दुआ कर रहा था वो लोग चले जाए। मजबूरी थी, वो इनके सामने जाकर बयान भी नहीं सकता था। रुमैसा की जो हालत थी, इसकी हैसियत मशकूक हो जाती। मिलाकर माँ के मजबूर करने पर लड़के ने इसे उठाकर गाड़ी में डाला। अम्मा इसके साथ ही बैठ कर मोहम्मद खान हाथ मलता रह गया। 2 दिन बाद वापस लौटा तो आगा करीम को इसने मुतमिन कर दिया। रुमैसा के कत्ल को हादसाती मौत का नाम दिया और इसकी झूठी तदफीन भी हो गई। मुखालिफ ने इसकी मौत को हादसाती मानने से इनकार कर दिया, जिग्गा बिठा दिया। आगा करीम ने बेटे को ये कहकर मुतमिन कर दिया कि रुमैसा की जो हालत है, इसने मजबूर कर दिया कि इसकी फ़ौरन तदफीन कर दी जाए, वरना मैयत को देखकर लोग का शक यकीन में बदल जाता। जिरगा बैठने से बेटों की त्वचा हट के और सच झूठ की तहकीक में ना पड़े। आगा करीम को मोहम्मद खान ने मुतमिन कर दिया, मगर खुद बेचैन था, क्योंकि माँ बेटा इसे शरीफ लगे थे, मगर किसी का क्या भरोसा। 4 माह लगे होंगे मोहम्मद खान को रुमैसा को ढूंढने में, और बिलाखिर खैरपुर में इसकी मौजूदगी का पता चला, मगर रुमैसा खान अफरीदी की हैसियत से नहीं, रुमैसा यूसुफ की हैसियत से। मोहम्मद खान वापस चला और आगा करीम को रुमैसा के बारे में इतला दी। आगा चांदनी से कुरेद कुरेद कर यूसुफ और इसके घर वालों के बारे में सवाल किया। आम हालात में इस जैसे ख़ानदान में अपने कबीले से बाहर बेटी की शादी का सोच भी नहीं सकते थे। अब कम अज़ कम इस बात पर शुक्रगुजार थे कि इनकी बेटी इज्जत से किसी की इज्जत बनी है। जहारा बेगम की ज़ुबानी रुमैसा को बस इतना इल्म हुआ कि वो इन्हें और यूसुफ को रास्ते में ज़ख्मी हालत में मिली थी। जब वो यूसुफ के दोस्त की शादी में शिरकत करके वापस आ रहे थे और अपने घर वालों के लिए 4 साल तक दिल में शदीद नफरत लिए जिंदा रही, जिन्होंने इसे मार कर रास्ते में फेंक दिया। इसके बाप ने इसे मोहम्मद खान के ज़रिए महफूज रखना चाहिए। इसका बाप इसके हालात से बाखबर रहता, वो अनजान थे और इसे अनजान ही रहना था। यूसुफ और इसका कार हादसे में हिलाक हो जाने की खबर आगे जान पर बिजली बनकर गिरी। इन्होंने इसका जनाजा पड़ा, अपने हाथों से लहद में उतारा, मगर किसी को इनका रिश्ता मालूम ना था और ना हो सका। इसे दफनाने के बाद पहली बार मोहम्मद खान के कंधे पर सर रखकर बुरी तरह रोए। जो एहसास जुर्म इसकी खुशखुरम ज़िंदगी के बारे में सुनकर दब गया था, बुरी तरह उभर आ गया। वो इसकी कब्र पर जाते अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते। रुमैसा की बरसी वाला दिन इन पर भारी गुजरता। ऐसे एक दिन इन्हें इतना रंजो मलूल देखकर जहान खान के इस्तफसार पर मोहम्मद खान ने राजदारी का वादा लेकर इसे इस राज में शामिल कर लिया, जो बरसों से इसके दिल में दबा था। और जहान खान ये राज दिल में दबाए मार कर चला गया। शानजे से शादी तक वो हकीकत से लाइलम ही था। वो तो शानजे जब इसे खींच कर ले गया और अपने माँ बाप की एक तस्वीर इसे दिखाई तो वह चौंका। 8 साल को इतनी छोटी उम्र नहीं थी। इसे अपनी रूमी बहुत अच्छी तरीके याद थी और इस पर हुआ जुल्म भी। इसे कभी ना भी शानजे को इसकी माँ के बारे में बताता, मगर वो ऐसे और इन हालात में बताएगा ऐसा इसने कभी सोचा भी नहीं था। इसे इतनी बड़ी खुशखबरी आगा जान के मुंह से इस तरह सुनने को मिली कि इसके वहम गुमान में भी ना था। शानजे वो अब तक तो अनजान थी। जहां ने गहरी सांस पर गिरी से देखा। इसकी आंखों से मोती टूट टूट कर गिरे थे। बेयकीन नजरें जहान पर जमी थी। वो साख थी। वो दादी से कुरेद कुरेद कर अपनी माँ के बारे में पूछा करती थी, इसका ननियाल क्यों नहीं है, इसका कोई बहन भाई क्यों नहीं है। इससे खुदा से बहुत शिकवे रहा करते थे, मगर इसकी माँ की कहानी इतनी दर्दनाक हो कि इसका ननियाल इतना जालिम होगा ये तो इसके गुमान में भी ना था। तो ऐसा हुआ करते हैं भाई जिनके लिए इसे खुदा से शिकवा ही रहा था। जहां ने दोनों हाथों के प्याले में चेहरा थामते इसके आंसू साफ किए, इसकी पेशानी चूमते हुए इसका सर अपने कांधे से लगाया। वो बिलक पड़ी थी और इसे हौले हौले थपक रहा था। वो शायद साल भर की होगी जब इसकी माँ इससे जुदा हुई। अपनी माँ को इसने तस्वीरों में देखा था और इसे तो इसके आगोश की गर्मी भी याद नहीं थी, मगर इसे लग रहा था जैसे इसकी माँ आज मरी है। दरवाजे पर हौले से दस्तक हुई। शांति ने चौंक कर सर उठाया। वही खातून और लड़की दाखिल हुई, जिन्हें देखकर बुरी तरह खौफज़दा हो गई थी। ये मेरी माँ है शानजे, और ये कशमाला मेरी बहन। इसने तारुफ करवा। शानजे को याद है कि तस्वीर में जिस लड़की को शान पर जहान का बाजू दराज था, यही लड़की थी। माशाल्लाह मेरी बहू तो लाखों में एक है। मेरी रूमी की शानी। कभी सोचा भी ना था कि इसकी शानी एक दिन यूँ इस रूप में नज़रों के सामने होगी। हम तो इसे रो ही चुके थे। नाम आंखों से इन्होंने इसकी पेशानी चूमी। कई पहर गुजर चुके थे। इन्हें यूँ बैठे वो मुजरिम थे, बराबर के शरीक थे अपने बेटे के जुल्म में। रुमैसा इनकी औलाद, इसके लिए कुदरती तौर पर दिल में नरम गुशा था, मगर वह नरम गुशा दब गया। बेटे आन थे, शान थे, ताकत का मजहर थे। वो कैसे एक बेटे को दुश्मनों के हवाले कर देते रहेगी। रुमैसा तो औरतें तो अज़ल से मर्दों के लिए तामान भरती आई हैं, मगर हाय ये ज़मीर की कसक चैन नहीं लेने देती। वो भी कई बरस से ज़मीर की अदालत में मुजरिम बने खड़े थे। शायद आज इस बोझ में कमी हो जाए, वाक़या हो जाए। रुमैसा नाम की फांस हमेशा दिल में चुभती रहती थी, मगर शायद इस चुभन में कमी वाक़या हो जाए। इस सोचने ने उठने पर मजबूर किया। वो कुछ लम्हों बाद शानजे के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। बुढ़ी आंखों में नमी थी। आंखें इल्तिजाई अंदाज में इसकी तरफ उठी थी और शानजे के दिल की जगह कोई पत्थर तो फिट ना था जो ना पिघलता। वो बूढ़ा वजूद तो शर्मसारी के अमीक समंदर में डूबा हुआ था। इससे इसकी माँ ने कभी बेहद मोहब्बत की थी। वो इसकी माँ का बाप था। खून की कशिश ने एक दूसरे को खींचा। वो सब भूल कर इनके सीने से जा लगी। वो दोनों पिलक पिलक कर रो रहे थे और इससे माफ़ी तलब कर रहे थे। रुमैसा की बेटी से रुमैसा पर हुए जुल्म की माफ़ी। इनके बंदे हाथों को चूम कर इसने आंखों से लगाया और इनकी रूह तक में ठंडक उतर गई।
वो बहुत देर तक इसे इसकी माँ की बातें करते रहे, इसके बचपन की, इसके ख्वाबों की, ख्वाहिशों की। वो सुनते ही वो पुरसकून हुई तो आंखें बोझल होने लगी। वो महसूस करते इसकी पेशानी पर बुसा देते खड़े होकर, ख़त्म कर दे इस दुश्मनी को आगा चांद जिसकी भेंट मेरी माँ चढ़ी। वो एकदम इनका हाथ थामते कह गए, तुम्हारी माँ मुझे बाबा जान कहा करती थी, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम नाना जान को। उसका गाल थपथपाते खड़े हो गए। वो टेरेस पर खड़ी अधूरे चांद का नज़ारा करी थी। कल ईद उल अज़हा थी और आज की शमाला की बात पक्की हुई थी रमीज़ शाह के साथ। लड़ाइयाँ जंगें किसी को कुछ अता नहीं करती, बहुत सा कीमती खून अपने साथ बहा ले जाती हैं। आगा जान की समझ में बात आ गई तो यही बात समझाने वो शाह हाउस के अपने बेटे की मुखालफत के बावजूद नई पौध इनके साथ थी। सो बेटे की मुखालफत की इन्हें ज़्यादा परवाह न थी। इन्हें लगा कि शाह की बात समझाने में बहुत वक्त लगेगा, कि बरसों की पुरानी दुश्मनियाँ यूँ ही ख़त्म नहीं हो जाती, मगर शायद वो भी बरसों से जारी इस जंग से बेजार थे। आगा करीम की अपील ने इस दुश्मनी को अब ख़त्म किया। इन्हें हाथों हाथ लिया गया और 2 दिन बाद दुश्मनी से तब्दील हुई नई नई दोस्ती का रिश्तेदारी में बदलने पूरी चाहत और खलूस शाह की हवेली से कशमाला का रिश्ता है। सुल्तान खान को जो एतराज़ था वो इनका सलूक और चाहत देखकर ख़त्म हो गया। सो मशावरत के बाद इस बात ने जवाब दिया कि आज पूरी रस्म व रवाज जो चाव से कशमाला की मंगनी की रस्म की वो कसास में दी जाने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि शाहों की बड़ी बहू बनने जा रही थी और पूरी इज्जत और प्यार के साथ इस पर मोहर लगाने आए थे। जहान ने इसके शाने पर हाथ रखकर मतवजा करते फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। दादी का फ़ोन है। वो इसके हाथ से फ़ोन लेते पुरजोश अंदाज में आज की तकरीब का हाल सुनाने लगी। जहान ने मुस्कुराते हुए इसकी छोड़ी हुई चाय का कप लबों से लगाया। जहारा बेगम की हज रवानगी से कबल मैंने अपने बारे में बता चुका था, ऋण मुतमिन भी कर चुका था। करीबन 10 मिनट बाद इसने फ़ोन इसे थमाया और चाय का कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो खाली कप देकर बस इसे घूर कर रह गया। इसने मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ लगाया। मैं तुम पर अभी ये बार नहीं डालना चाहता था, तुम सुकून से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, इसके लिए भी तुम अभी छोटी हो। इसका इशारा इसकी प्रेगनेंसी की तरफ था। बस कर दिया, मैं इतनी भी कुछ छोटी नहीं हूँ, 2 महीने बाद पूरे 19 साल की हो जाऊँगी, तनक कर कहते हुए इसके बाजू के हसार से निकली। इसके लिए तो खुशी का मुकाम था। जहाँ जैसे सख्त की टीचर से इसकी जान छूट रही थी, फिजिकली बट मेंटली। जहाँ ने शरारत से इसे देखा, इसका मुंह फूल कर कुप्पा हो गया था। ओके ओके, आपको बड़ा तस्लीम करना ही पड़ेगा, अब तक बड़े बड़े काम किए आपने। इसने मुस्कुराते हुए सीज फायर किया। शानी के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट सर्ज की, आगे बढ़कर इसके शाने पर सर रख दिया। पता नहीं मेरे हीरा और भूरा क्या कर रहे होंगे। जहाँ ने मुश्किल अपनी हंसी जब्त की। सुबह कुर्बान होने की तैयारी और क्या। वैसे तुम फिक्र न करो, मैं जमशेद साहब से कहकर पिक्चर व्हाट्सएप करवा लूँगा, तुम आखिरी दीदार कर लेना। अस्पात में सर हिलाते इसने नज़रें एक बार फिर चांद पर जमाई। जहाँ ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा धूरा चांद से रोशनी बखेर रहा था। सुबह बस कुछ ही दूर थी, मगर इस इलाके पर तो सूरज तुलू हो चुका था। जुल्म के गहरे साए छट चुके थे। अब कोई लड़की रस्म और रवाज की भेंट नहीं चढ़नी थी। इसी को अपने घर के मर्दों पर कुर्बान नहीं होना था। माजी गरचे तलख था, मगर हाल मुस्तकबिल रोशन था। शानी ने गर्दन उठाकर प्यार से इस शख्स को देखा और सर दोबारा इसके शाने पर जमा दिया। जहान ने बाजू का हल्का इसके गिर तंग कर दिया था। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल नेम है सुबह 9 का मौसम, रिटन बाय जिया कुरैशी। तो आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जल्दी जल्दी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ। जन वीडियो को एंड करेंगे, टाइम बहुत कम है। हुदा शफीक, नाइस नावल, थैंक यू। शैलो, नाइस एपिसोड, मे अल्लाह ब्लेस यू, गुड हेल्थ, आमीन, थैंक यू वेरी मच डियर। गजाला शेख, बहुत बहुत ज़बरदस्त नावल, थैंक यू। सबाहत नतीम, नाइस, थैंक यू। ताहा दिल, नाइस स्टोरी, ब्यूटीफुल एपिसोड, थैंक यू। तामीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। यार जामिन कितना घटिया इंसान है, कितना मारता मासूम सी हुरैन को अपने बाप का किया वो भुगत रही है। देखो ये गलत है। अगर जामिन के साथ पूरा सलमान ने किया तो उसका बदला भी लेकिन बदला लेना, लेकिन यही होता है। आया माँ बाप के किया औलाद के सामने आता है। दुनिया में कफ़ाते अमल है। जामिन उसके हाथ भी जला देता है। अभी आप इसको ढूंढ ढूंढ के जालिम हस्बैंड वाले नावल अपलोड कर रही हैं। बस यार वो जो रूटीन में आ रहे हैं सामने वही कर रही हूँ। और वैसे भी रीडर्स ने लाइक किया था इस थीम पे, तो मैंने एक और कर दिया अपलोड। खैर, मेरी सिस्टर को हुआ ये था कि वो गिर गई थी। इसको चोट लगी थी। अब शुक्र अल्लाह का ठीक है। उसके बाद एक और सट भी लगी है, लेकिन वो शुक्र अल्लाह का ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जहर इकबाल, नाइस, थैंक यू। मोहम्मद वकास हुसैन माइयो, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। रमज़ान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। आपकी रिक्वेस्ट जो है ना नमल और यारम की, ये बहुत लॉन्ग रिक्वेस्ट है और अभी फ़िलहाल रमज़ान में तो बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल में अभी नहीं। तैयबा इफ्तिखार, वेरी नाइस नावल, थैंक्स, वेलकम। मलिक सबा, नावल बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का था। फर्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। दिल का सेकंड भी इसी टाइम साथ ही सुन लूँ। अच्छा, सेकंड लेकिन मैंने अपलोड ही नहीं किया, तो आपने कहाँ से सुनना था? शान से बेचारी कैसे नाने वाले इंसान को कोस रही थी जिनका किराया था जहान खान अफरीदी। शान से किसके साथ शुरू से नहीं बनी। इस बेचारे को चाय भी इसने नमक वाली दी जो पीते जहान की कंडीशन देखने वाली थी। फिर इसने इस बेचारे को मुसलसल तंग किया रखा। फिर इसके इसके ताई के साथ बहुत अच्छा किया। दादी ने बढ़िया ही इनके घर से पैसे निकलवा के बेटे का कारोबार शुरू करवाने वाली दादी ने साफ इनकार कर दिया। इनके शानजे ने फिर मैसेजेस शुरू कर दिए जहान को करने, जो बेचारा इसको हरकतों से परेशान है, लेकिन फिर शानजे मैडम को इश्क हो गया इससे।
फिर तो माफ़ी भी मांगी इसने। फिर जब वो लोग मंगनी पर गए वहाँ से भी इंटरेस्टिंग था नावल। फिर जहान के जाने का सुनकर शांति की हालत कुछ ज़्यादा ही रोक लगा ली। इसने मोहब्बत का नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। जी बस नेक्स्ट पार्ट आ गया। इफ्तारी के बाद ही रिकॉर्डिंग करनी होती है, लेकिन आज मसरूफियत ज़्यादा थी। बस वो ऐसा होता है कि जिस दिन एपिसोड ज़्यादा लेट हो जाती है ना, वो उसका मतलब है कि मेरे घर में कोई ना कोई आया हुआ। जब कोई भी नहीं होता तो मैं सुकून से टाइमली इफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के जैसे थोड़ी सी होश आती है तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। लेकिन जब कोई आया होता है तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। और सिर्फ ऐसा अभी 4 रोज़ चौथा रोज़ा था ना आज, सिर्फ कल कोई नहीं आया हुआ था, बाकी 3 दिन कोई ना कोई आया हुआ था। तो खैर यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा, नावल भी इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अपना रिस्पांस भी दीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।